क्या क्या होता है एक डिटेक्टिव की लाइफ में और क्या क्या करना पड़ता है? देखो, एक डिटेक्टिव की लाइफ ना बड़ी मिस्टीरियस और बड़ी थ्रिलिंग होती है, बट एट द सेम पॉइंट में बड़ी एंगेजिंग होती है। हर दिन एक नई मिस्ट्री है जो आपको सॉल्व करनी है, हर दिन एक नई पजल है जो आपको सॉल्व करनी है। जिम जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, दोस्तों से मिल रहा हूँ, फैमिली से मिल रहा हूँ, सब स्मूथ है, आसपास कुछ नहीं हो रहा, बट कुछ लोगों की लाइफ में लंका लगी हुई है। देखो, फ्रॉड हर चीज़ में है। हर किसी के पास नौकर होते हैं, ड्राइवर होते हैं। कितना हद तक हम इन लोगों के साथ सेफ है? मैं ये नहीं कहता सारे लोग गलत होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत लॉयल भी होते हैं, बट अगर आपके घर में चोरी हो गई है तो बहुत सारे तरीके हैं उसको पता करने के। अंडरकवर एजेंट कोई स्टोरी है आपके पास ऐसी? अंडरकवर एजेंट डिप्लॉयमेंट जो होती है ना, वो एक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आई एम गोइंग टू टेल यू अ केस जहाँ पे हमने अपना अंडरकवर एजेंट को इंट्रोड्यूस किया था, शुगर डैडी केस। शुगर डैडी के? ही इज अराउंड 60 years of age person. पॉलिटिशियंस क्या क्या हेल्प लेते हैं डिटेक्टिव की? एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमने काम किया है, उनके लिए हमने एक कॉन्फ्रेंस रूम में ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए हैं जिससे कि उस कॉन्फ्रेंस रूम में जो भी आके बैठेगा वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं बना सकता। बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, उनको एक उनकी कार्यकर्ता ब्लैकमेल कर रही थी। क्यों? बिकॉज ऑफ सम रिलेशंस दैट दे हैड बिटवीन देम। ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे सिचुएशन इज वेरी ब्रूटल, वेरी टॉक्सिक, जैसे मर्डर हो गया, सुसाइड हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, ऐसा प्लॉट था जिसमें हम भी वी हैड गॉन बॉन्कर्स की ऐसा कैसे हो सकता है। सिंगापुर बेस्ड फैमिली थी, इनका जो बेटा था वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था एंड उनके पास न्यूज़ आती है कि उनके बेटे ने इंडिया में सुसाइड कर लिया। सुसाइड एक्चुअली में बाद में जाके वो मर्डर निकला। हैव यू एनकाउंटर्ड ऐसा कोई केस जहाँ पे आप लोगों को दिखा हो कि कुछ भी ब्लैक मैजिक के साइन सिंबल्स? अभी एक वियर्ड रिक्वेस्ट आई एक पर्सन की, कहता है जी मेरी गर्लफ्रेंड जो है मैरिड थी और हमारा कई साल रिलेशनशिप चला, नाउ शी हैज लेफ्ट मी और अपने हस्बैंड का अच्छी जिंदगी जी रही है। मैंने कहा हमसे क्या चाहिए आपको? कहता है मुझे ना उसके बाल काट के ला दो। मैंने कहा क्यों चाहिए आपको? कहता है जी मुझे ना उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा के अपने पास वापस लेके आना है उसको। साइको। साइको। आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में आपका दिमाग बस फटने वाला है, क्योंकि 1-1.5 घंटे से मेरा बस फटे ही जा रहा है। इतनी सारी बातें, इतनी सारी ह्यूमन साइट्स, इतनी सारी ऐसी स्टोरीज जो आप आम जिंदगी में ना सुन ही नहीं सकते हो। आप लगा लो कि ये पॉडकास्ट शायद जितनी भी आपने नेटफ्लिक्स पे या कहीं पे भी ट्रू क्राइम स्टोरी सुनी होगी, या आपने कोई भी ऐसी डार्केस्ट से डार्केस्ट मूवी देखी होगी, उन सब से ऊपर की असली कहानियां होने वाली हैं। उन सब में कि कैसे माँ बाप ही बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं, कैसे आपका एक्चुअल जिससे आप बहुत बेइंतहा प्यार कर लेते हैं वो होता ही नहीं है, इंसान ही बदल जाता है। या कैसे जो बिल्कुल जिन लोगों से आप बिल्कुल इम्प्रेस रहते हैं, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, कोई बॉलीवुड एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, जिनको आप भगवान बना लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, वो कितने वनरेबल होते हैं, वो कितने डार्क होते हैं। तो आज हमारे साथ एक डिटेक्टिव है, इंडिया के सबसे रहस्यमय डिटेक्टिव कहूँ मैं या क्या कहूँ, आई डोंट नो, और वो बहुत वायरल हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच पहले तो आने के You're लिए। welcome. कैसे हो आप? ऑल गुड ऑल गुड। व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली? लाइक अगर मैं ग्लिम्स पूछूं तो ऑडियंस कैसे समझे कि क्या क्या होता है एक डिटेक्टिव की लाइफ में और क्या क्या करना पड़ता है? देखो, एक डिटेक्टिव की लाइफ ना बड़ी मिस्टीरियस और बड़ी थ्रिलिंग होती है, बट एट द सेम पॉइंट में बड़ी एंगेजिंग होती है। ठीक है, मेंटली बड़ी एग्जॉस्टिंग होती है। हाँ। ठीक है, क्योंकि हर दिन एक नई मिस्ट्री है जो आपको सॉल्व करनी है, हर दिन एक नई पजल है जो आपको सॉल्व करनी है, हर दिन आपका ब्रेन ऑक्यूपाइड रहेगा अपनी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब प्रॉब्लम्स किस तरीके की होती हैं दुनिया में, जितने भी लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनको ना जरिया अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाने का हर किसी को नहीं मिल पाता। कुछ लोग होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर नहीं पाते हैं, और भी कैपेसिटी भी नहीं होती बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व करने की। देन कौन है वो जो ट्रबल शूटर जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है लाइफ की? तो वो आते हैं डिटेक्टिव्स के पास, राइट। अब डिटेक्टिव्स उनकी किस किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में कि आपको ना अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, आपको ये नहीं पता होता कि मैं ये वाला डिसीजन लूंगा तो सही है, ये वाला लूंगा तो सही है। राइट। ठीक है,
अब डिसीजन किसके ऊपर बेस होता है? इंफॉर्मेशन के ऊपर। इंफॉर्मेशन कौन लाएगा? डिटेक्टिव। तो फॉर द राइट डिसीजन मेकिंग यू नीड टू हैव द राइट डिटेक्टिव एंड द राइट इंफॉर्मेशन। अंडरकवर एजेंट कोई स्टोरी है आपके पास ऐसी सी जो मजा आया सुन के? देखो क्या होता है कि अंडरकवर एजेंट ना एक मेथड है। हाँ। ठीक है, अंडरकवर एजेंट क्या होता है कि बहुत सारे मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। जैसे कि हम किसी को फॉलो करके उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं। ठीक है, वो एक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आपके बारे में अगर मुझे इंक्वायरी करनी है तो मैं आपके आस पड़ोसियों से इंक्वायरी करता हूँ आपके बारे में, डिस्क्रीट इन्वेस्टिगेशंस। आपके घर के सर्वेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके आपके बारे में इन्वेस्टिगेशंस करता हूँ। ठीक है, फिर आपकी ऑनलाइन रिसर्चेज होती हैं, डार्क वेब चेक्स होते हैं। ऐसे ही अंडरकवर एजेंट डिप्लॉयमेंट जो होती है ना, वो एक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अंडरकवर एजेंट जो होते हैं वो हर जगह यूज़ हो सकते हैं। हम जो है आपकी लाइफ में उसको इंटरप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको गर्लफ्रेंड बना के, आपका बॉयफ्रेंड बना के, आपका नेबरहुड में एक कोई पर्सन आपका फ्रेंड बना के, ठीक है, आपके ऑफिस का एम्प्लॉई बना के, आपके घर का कोई एम्प्लॉई बना के, कहीं भी एक अंडरकवर एजेंट को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और अंडरकवर एजेंट के साथ क्या होता है कि अंडरकवर एजेंट क्योंकि आपके साथ आपकी रेपो इतनी डेवलप कर लेता है, इतना कॉन्फिडेंस आपका गेन कर लेता है कि आपसे इंफॉर्मेशन निकालना उसके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसे ही हमने जो है बड़े सारे अंडरकवर एजेंट की केसेस किए हैं, जहाँ पे अंडरकवर एजेंट की केसेस किए हैं। अंडरकवर एजेंट तो हम रेगुलर बेसिस डिप्लॉय करते ही रहते हैं। किसी की किसी को किसी जाल में कोई फंस गया, किसी की डॉटर किसी लड़के के गलत चक्कर में फंस गई है, तो उसको वहाँ से अंडरकवर एजेंट डिप्लॉय करा के बाहर निकालना है। ठीक है, या कोई ऐसे केसेस जहाँ पे कि एक एम्प्लॉयर जो है उनके नीचे जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ के बीच में अंडरकवर एजेंट को डाल के वहाँ से सीक्रेट्स निकालने हैं। तो अलग अलग तरीके से अंडरकवर एजेंट यूज़ होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ केस जहाँ पे हमने अपना अंडरकवर एजेंट को इंट्रोड्यूस किया था, एंड वी फाउंड आउट कि हाउ अंडरकवर एजेंट वाज ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू अस। बताइए। ये ना बेसिकली एक केस है अंडरकवर एजेंट का जो हमने किया था, जहाँ पे अंडरकवर एजेंट हमारे लिए बड़ा यूज़फुल हुई थी, बहुत यूज़फुल। ओके। इस केस का नाम हमने ऑफिस में रखा शुगर डैडी केस। शुगर डैडी केस। शुगर डैडी केस, ओके। क्योंकि ये सारे ना आजकल फैंसी वर्ड्स आ गए हैं। हाँ। तो हमें हर केस का ना कोई स्पेशल केस होता है जो हमें याद रह उसको जाता टाइटल है, देना होता है। तो हम उसको ना एक टाइटल दे देते हैं। हाँ। ठीक है, तो हमने इसको टाइटल दिया था अपने ऑफिस में शुगर डैडी केस। बताइए। तो इसमें क्या हुआ था कि हमारे पास एक फैमिली आई। जी। जो फैमिली थी वो उनका बेटा एक लड़की के साथ अफेयर में था। ठीक है, सो जो लड़की थी वो बेसिकली क्या थी कि वो ना अफेयर में तो थी लड़के के साथ, बट लड़का ना उसके साथ हमेशा टेंशन में रहता था। ठीक है, टेंशन में इन द सेंस कि कभी भी गायब हो जाती थी, कभी भी जो है ना फ़ोन उठाना उसका बंद कर देती थी। कोई अनएक्सप्लेन्ड वो थी उसकी अनएक्सप्लेन्ड डिसअपियरेंसेस थी कि कहीं पे भी चली जाती थी, बताती नहीं थी मैं हूँ कहाँ पे। ठीक है, फ्रीक्वेंटली अब्रॉड ट्रैवल करती थी। फ्रीक्वेंटली अब्रॉड ट्रैवल करती थी तो पता नहीं था कि वो बाहर जाके क्या कर रही है। ठीक है, सो और महंगे महंगे पर्सेज यूज़ करती थी, महंगी सैंडल्स, मतलब एक ना फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल जीती थी। ठीक है, सो और उसके जो फादर, उसके जो पेरेंट्स वगैरह थे, बहुत हाई फ्लाइंग जॉब में भी नहीं थी। ठीक है, उसकी सैलरी मुश्किल 70-80 हज़ार रुपये की सैलरी होगी, बट इतना हैवी लाइफस्टाइल जीती थी वो। तो उसको ना हमेशा उनका लड़का ना परेशान रहता था। अब वो हमारे पास आया, जी ये लड़का हमारा बड़ा परेशान रहता है, ये लड़के का अफेयर में ना तो इसको छोड़ पा रहा है, इमोशनली इसका पूरी तरीके से अटैच्ड है। ठीक है, और इस लड़की को कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम तो उसको मना कर रहे हैं कि इसे शादी मत कर, छोड़ दे इसको, ये छोड़ भी नहीं पा रहा है उसको, कहता है नहीं मुझे शादी उसी से करनी है। ठीक है, लेकिन अब ये सारी बातें बताते हैं तो हमें भी शक होता है कि भाई लड़की गलत काम कर रही है कुछ। ठीक है, अब हमने कहा कि चलो जी पता करते हैं क्या गलत काम कर रही है। हमने उसको फॉलो करना शुरू किया लड़की को। ठीक है, तो हमने देखा कि उसकी मूवमेंट्स क्लीन है, ऑफिस जाती है, ऑफिस से घर वापस आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे को उसकी उसमें अच्छा क्लब्स वगैरह में जाती थी वो रात को, लेकिन हमें फीमेल फ्रेंड्स के साथ ही जाया करती थी क्लब्स वगैरह में। तो हमने उससे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं देखी, कोई मेल उसके साथ है या कुछ है। ठीक है, फिर हमने उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो हमने देखा कि हाँ उसका फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल है। ठीक है, हर चीज़ फैंसी यूज़ करती है घर में, हर चीज़ जो है मतलब कार, फैंसी कार यूज़ करती है अपने लिए। मतलब एक So, 70-80 full हज़ार lavish है। 70-80 हज़ार रुपये की सैलरी वाली पर्सन के पास 50 लाख रुपए की गाड़ी है। ठीक है, पेरेंट्स उसके मिडिल क्लास फैमिली के हैं। ठीक है, तो हमारे को शक तो हुआ था कि भाई करती क्या है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। हमने उसकी हर तरीके से ऑनलाइन रिसर्चेस कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ हाथ नहीं लग रहा था हमें कि हम करें तो क्या करें इसमें। ठीक है, तो अब इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन था उनका, मैरिज का डिसीजन था कि भाई लड़के की मैरिज से करनी है, ही इज एडमेंट। और लड़की मैरिज के लिए तैयार थी उससे पूरी तरीके से। ठीक है, लड़के वाले बड़े रिच थे। ठीक है, तो Okay. हाँ लड़के वाले बहुत रिच थे।
ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई अगर लड़की ठीक निकलेगी तो हम शादी कर देंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, प्रोवाइड द गर्ल शुड कम आउट क्लीन। ठीक है, तो अब हमने जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी हमें कुछ अच्छा, लेकिन इस बात का रीजन लॉजिक नहीं मिल रहा था, भैया पैसा कहाँ से आ रहा है इसके पास। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने चेक कर ली, कहीं पे कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर ही पैसा तो आ रहा है, सब कुछ सामने विजिबल है, हमारे पैसा अब्रॉड के ट्रिप्स उसके विजिबल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे कोई और जरिए नहीं बचा, फिर हमने क्या किया कि हमने सोचा कि इसके लाइफ में, हमने पेरेंट्स से बात किया, हमने कहा कि एक फीमेल अंडर कवर एजेंट लगानी पड़ेगी इसकी लाइफ में, उसके बिना कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो वो भी एग्री कर गए। अब जो फीमेल अंडर कवर एजेंट थी, हमने एक बॉम्बे से हाई प्रोफाइल मॉडल को सिलेक्ट किया। ठीक है, हमारे को क्या होता है, अंडर कवर एजेंट को सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो होता है ना, बड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ, ठीक मैं है, उस पे हाँ आने वाला था। हाँ हाँ, वो क्राइटेरिया के बारे में इस स्टोरी के बाद बताऊंगा कि हम हाँ, क्या क्या क्राइटेरियाज अडॉप्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, तो हमने एक बड़ी हाई प्रोफाइल मॉडल को सिलेक्ट किया बॉम्बे की। ठीक है, सो जब हमने उसको सेलेक्ट किया, हमने इस लड़की जहाँ पे रहती थी, इसके नेबरहुड में एक पेइंग गेस्ट में उसको स्टे करा दिया। ठीक है, हमने दूर से इस लड़की की एक्टिविटीज़ को वॉच करना शुरू किया कि ये जिम कौन से जिमनेशियम में जाती है, ठीक है, किस क्लब में जाती है, वहाँ पे हमने उसको सेम जिमनेशियम में उसको भेजना शुरू कर दिया। अब हाई प्रोफाइल मॉडल थी, कई सारे रैम्प शोज़ भी कर चुकी थी, कई छोटी मूवीज़ में भी आ चुकी थी। ठीक है, तो आपको नॉर्मली अट्रैक्शन हो जाती है ना ऐसे पर्सन को देख के, उसका आपने देखा हुआ हो, हाँ, तो ऑब्वियसली उसका रीज़न थोड़ा था, कंफर्ट मिल हाँ जाता। हाँ, थोड़ा कंफर्ट मिला, उसको अट्रैक्शन हो गई। उसने बिना उसको जज किए, बिना कुछ भी शो करे कि दैट शी इज़ एन अंडर कवर एजेंट, बिना इंक्लूड करे उसकी लाइफ में, हाँ, उससे बातचीत ऐसे ही शुरू कर दी कैजुअली। हाँ, ठीक है, जैसे कैजुअल दो लड़कियां आपस में बात करती हैं, उसको बिल्कुल नहीं शक होने दिया कि वो जो है वो एक अंडर कवर एजेंट है और उसके बारे में कुछ जानना चाहती है। राइट। ठीक है, तो कैजुअली उससे फ्रेंडशिप करी, दोनों ने साथ में जिम शुरू कर दिया, दोनों ने हंसी मजाक शुरू कर दिया। ठीक है, दोनों ने अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया। ठीक है, दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक दूसरे को फॉलो करना शुरू कर दिया। उसने देखा इंस्टाग्राम अकाउंट पे उसकी पूरा फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल देखा, और तो उसने देखा कि जो हमारी मॉडल है, बड़ी हाई प्रोफाइल मॉडल एंड ऑल दैट, वो और इम्प्रेस हो गई लड़की। ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने फिर धीरे क्लब्स में आना शुरू कर दिया। इस लड़की ने अपनी फ्रेंड से उसको इंट्रोड्यूस कराया, सारी फ्रेंड से जब इंट्रोड्यूस कराया तो आपस में बातचीत होनी शुरू हो गई। तो जो है इन्होंने क्लबिंग शुरू कर दी साथ में। पैसे हमारी अंडर कवर एजेंट बड़े स्पेंड करती थी और वो भी बड़ा स्पेंड करती थी, दोनों पैसे बड़ा स्पेंड करती थी, तो दे वर हैविंग बॉल ऑफ टाइम, बड़े क्लोज हो गए थोड़े टाइम में। अब क्लोज होने के बाद, ठीक है, उसने जो है हमारी अंडर कवर एजेंट ने उससे बातचीत करी कि भाई मैं तो जो है मैं तो अपनी लाइफ में खूब एंजॉयमेंट करती हूँ, मैं तो अब्रॉड घूम के आती हूँ, तो वो भी अपने बारे में बोझ करने का, मैं भी खूब अब्रॉड जाती हूँ। तो उसने ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया कि यार मेरे पास तो ये मॉडलिंग के करियर से इतना पैसा, तू मॉडलिंग क्यों नहीं करती? ठीक है, तू मॉडलिंग में आ जा, तेरे को भी बड़ा पैसा मिलेगा यहाँ पे। तो कहती है मुझे क्या ज़रूरत है मॉडलिंग करने की? तो कहते हैं कि बट तू कैसे कमाती है फिर? ठीक है, तो कहती है कि तेरे को ना एक तरीका बताती हूँ मैं, ठीक है, तू भी ना तेरे को मैं किसी इंट्रोड्यूस कराऊंगी कल। ठीक है, वो क्या किया कि उसने अगले दिन वो हमारी मॉडल को ले गई एक जगह पे, वहाँ पे देखा कि बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है, उसका एक ओनर है, ही इज़ अराउंड 60 ईयर्स ऑफ एज पर्सन। ठीक है, उसके पास ले गई, तो कहते हैं कि ये जो सर है ना, ये मेरे बड़े क्लोज हैं। ठीक है, ये मेरे ट्रिप्स बाहर अब्रॉड में वो करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, एंड ठीक है, वो मैंने तेरे बारे में इनको बताया था, और ये जो है ना, ये ही वांटेड टू मीट यू। और बड़े सोफिस्टिकेटेड पर्सन वो, ठीक है, और बड़े हाई प्रोफाइल पर्सन। ठीक है, उन्होंने उससे बात करनी शुरू करी, हमारी फीमेल अंडर कवर एजेंट से। जब उन्होंने बात करनी शुरू करी, तो उन्होंने बताया उसको कि यू नो आई कैन गिव यू वेरी गुड लाइफ स्टाइल एज शी इज़ एन्जॉइंग। ठीक है, एंड यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो उसने बोला कि ओके व्हाट विल आई हैव टू डू इन रिटर्न? कहते जस्ट नथिंग, शी विल टेल यू व्हाट टू डू। ठीक है, तो उसने जो है वो बाहर आ गए उनसे मिलके, और उस आदमी ने कुछ नहीं बोला। तो उसने बोला कि कुछ नहीं करना होता इनके साथ, कभी एक आध बार, ही इज़ मैरिड पर्सन, ही हैज़ गॉट किड्स ऑल्सो। ठीक है, कभी एक आध बार महीने में बाहर ले जाते हैं अपने साथ। ठीक है, जस्ट हैव टू गो वंस इन अ मंथ। ठीक है, आउटसाइड विद हिम एंड विल गिव यू लैक्स ऑफ रुपीज़। ठीक है, तो कहते हैं कि उसने पूछा कि प्लीज़ एलैबोरेट। ठीक है, तो उसने बोला जस्ट हैव टू स्लीप विद हिम जस्ट वंस इन अ मंथ or maybe twice in a month. ठीक है, और sometimes तो you just have to sleep with him, you don't have to do anything because he is of such an age. हे भगवान। तो कहते हैं कि यही मेरे वीज़ा से स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, यही मेरे ट्रिप से स्पॉन्सर करते हैं, यही मेरे को बैग से लाते हैं, और जब चाहते हैं मैं इनका घूमने आ जाती हूँ। ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ आई एम लिविंग। एंड व्हेन आई टोल्ड हिम अबाउट यू कि शिफ्ट हुई है और तू भी यहाँ पे अकेली है,
तो ही आस्क्ड मी टू मीट यू, तो मैंने कहा कि तेरे को मिलवा देती हूँ एक बार। हाँ तो मेरे अंडर कवर एजेंट ने बोला कि हाँ यू नो दिस साउंड्स वेरी फैंसी, हाँ ठीक है, तो कहते हैं कि आई विल आल्सो बी इंटरेस्टेड इन हाँ दिस, ठीक है। तो फिर जो है ना उसने कहा कि मैं तेरे को ना एक काम कर, अच्छा फिर उसने ना और बताना शुरू किया, कहते हैं ऐसा मेरा एक नहीं, मेरे पास आई हैव गॉट 3 पीपल, ठीक है। ओके तो कहते हैं कि तीनों मिलके स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि तू एक बार जो है ना एंजॉय करके देख हमारा लाइफस्टाइल, यू विल लव इट, ठीक है। वहां से हमारे को पता चला कि व्हाट एग्जैक्टली शी इज डूइंग एंड वेयर एग्जैक्टली इज शी अर्निंग फ्रॉम, ठीक है। वहां पे जाके वो केस हमारा रिजॉल्व हुआ। देन हमने जो है, जब वो लड़की ये बातें कर रही थी ना, दे वर नॉट नोइंग कि यू नो वी आर रिकॉर्डिंग देम ऑन स्पाई कैमरा, ठीक है। तो हमने पूरा एविडेंस इकट्ठा कर लिया उसका ये बोलते हुए, और हमने अपने क्लाइंट को प्रोड्यूस किया कि दिस व्हाट शी इज सेइंग हरसेल्फ फ्रॉम हर ओन माउथ, शी इज सेइंग दिस, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट हमने क्लाइंट को ना दिया नहीं, वो स्टिंग ऑपरेशन दिखा दिया अपने ऑफिस में, ठीक है, कि सिर्फ उनको कन्विंस करने के लिए, उनके बेटे को कन्विंस करने के लिए दैट शी इज नॉट द राइट गर्ल, ठीक है। तो वो देख के चले गए, फिर हमने उसको डिलीट कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बिकॉज वी डिडंट वांट कि किसी की पर्सनल लाइफ है, हाँ हाँ हाँ, उनको एक डिसीजन लेना था अपनी लाइफ में कि वो आगे बढ़े या नहीं बढ़े, वी कुड जस्ट सेव दैट फैमिली, अदरवाइज वो पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती। हाँ, तो इसमें हमने शुगर डैडी केस ही इसलिए रखा था इसका नाम क्योंकि इट वाज अ 60-year-old पर्सन एंड 3 people इन्वॉल्व्ड विद अ सिंगल गर्ल। क्या क्या फैंटेसी होती है ना लोगों की। वाह। हाँ, थोड़ा तो मेरे को टाइम प्रोसेस करने में भी लगेगा सारी चीजें। ओके, यूजली हम हर दूसरे दिन ही किसी ना किसी कश्मकश में पड़ जाते हैं, क्योंकि लाइफ बनाने में बहुत टाइम लगता है और बिगाड़ने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। बिल्कुल, वेरी ट्रू। और जब वो बिगड़ जाती है ना, तब समझ नहीं आता कि कौन अपना है कौन पराया है। वेरी ट्रू, एंड करेक्ट। उसी टाइम पे सबके असली चेहरे दिखते हैं, सबके असली चेहरे देखते हैं। तो आई वांट सम स्टोरीज जहाँ से लोगों को समझ आए कि क्या होता है आपकी लाइफ में, बिकॉज मेरे को बस ऐसा लग रहा है आपसे बात करके कि आप एक फिल्म में जी रहे हो। इतनी सारी कहानियां, इतने सारे लोगों की बातें। सो कैसी होती है एक डिटेक्टिव की लाइफ, ये हमने जाना, बट कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक आम आदमी को पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है आसपास, क्या घट रहा है। क्योंकि अगर मैं डे टू डे लाइफ में देखूँ तो मैं जिम जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, दोस्तों से मिल रहा हूँ, फैमिली से मिल रहा हूँ, सब स्मूथ है, आसपास कुछ नहीं हो रहा। बट कुछ लोगों की लाइफ में लंका लगी हुई है, तो क्या हो रहा होता है? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आदमी अवेयर नहीं होता ना अपने चारों ओर उसके अगेंस्ट क्या चल रहा है, ठीक है, तभी उसकी लाइफ में फ्रॉड होते हैं। और खास तौर से जितने भी इनोसेंट लोग हैं, अब ये इतने सारे साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा एडवोकेट तक फंस गए हैं उसमें, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक डिजिटल अरेस्ट में फंस गए हैं, ठीक है। वाई आर दे गेटिंग स्टक, ठीक है, क्यों लोग आपसे ओटीपी मांग के आपका पेमेंट ट्रांसफर करवा पाते हैं? सिर्फ एक फोन पे क्राइम हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है आपके साथ ये क्राइम? बिकॉज यू आर नॉट अवेयर कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। अवेयरनेस इज द की, ठीक है। जितने भी लोग हमारे पॉडकास्ट देखते हैं या हम जैसे लोगों के पॉडकास्ट देखते हैं, साइबर इन्वेस्टिगेटर्स के पॉडकास्ट देखते हैं, डिटेक्टिव्स के पॉडकास्ट देखते हैं, यू नो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी अवेयर ऑफ द वर्ल्ड कि उनके चारों ओर क्या चल रहा है। अगर आदमी को अपने आप को सेफ गार्ड करना है, देखो फ्रॉड हर चीज़ में है। शादी से पहले शादी करने जाओ तो फ्रॉड है, शादी हो जाए और आपने गलत शादी कर ली तो आपके साथ फ्रॉड है, ठीक है। आपके घर में आपने मेड सर्वेंट को रखा, थेफ्ट हो गया तो आपके साथ फ्रॉड है, ठीक है। आपके साथ आपने कोई बिजनेस डीलिंग करी, आपको कोई पैसा लेके भाग गया या आपने पैसा किसी को उधार दिया, आपका पैसे लेके भाग गया तो फ्रॉड है, ठीक है। आपका जो है आप कंपनी चला रहे हो, आपका कोई एम्प्लॉई आपके साथ चीटिंग कर रहा है, कोई बिजनेस कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, कोई अपना पैरेलल बिजनेस रन कर रहा है, कोई आपके साथ डेटा थेफ्ट में इन्वॉल्व है, कोई फिजिकल थेफ्ट में इन्वॉल्व है, कोई आपका एम्प्लॉई जो है ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो आपके साथ फ्रॉड है। आपकी कंपनी का नाम कोई यूज़ कर रहा है और अपना माल बेच रहा है आपकी कंपनी का नाम यूज़ करके तो आपके साथ फ्रॉड है, ठीक है। आप किसी जॉइंट वेंचर में जा रहे हो और आपको चीटिंग कर जाता है कल को तो आपके साथ फ्रॉड है। फ्रॉड इज एवरीवेयर अराउंड यू, ठीक है। आपको ये देखना है कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। राइट अलायंसेस में जाने के लिए राइट इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, ठीक है। चाहे वो आपकी मैट्रिमोनियल अलायंस हो, ठीक है। कौन चाहेगा कि गलत लड़की की शादी कर ले, गलत लड़के की शादी कर ले, ठीक है। आफ्टर ऑल एक ही तो डिसीजन लेना है, लाइफ टाइम डिसीजन है, बाकी सारे डिसीजन तो रिवर्स हो सकते हैं लाइफ में, ठीक है। मैट्रिमोनियल में तो सीधा डिवोर्स होएगा आपका और 12 साल आपको कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे उसको कराने के लिए, ठीक है। तब भी होएगा ही नहीं होएगा, कोई गारंटी नहीं ले सकता। मुझे तो आज की डेट में अभी भी याद नहीं पड़ता जिसमें जो है ना म्यूचुअल सेटलमेंट से आखिर में जाकर डिवोर्स ना हो या आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ना हुई हो। हाँ, यूजुअली यही हो रहा होता है। यूजुअली यही होता है, बस लोग फाइट करते रहते हैं, जिंदगी बिता जाते हैं कोर्ट में,
हाँ, ठीक है, फाइट करते, अगर वो एक अच्छा वाइज डिसीजन ले लें शादी से पहले कि भाई मुझे जो जिससे भी मुझे शादी करनी है, मुझे उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए कि वेदर आई एम गेटिंग इनटू द राइट फैमिली एंड द राइट अलायंस। अलायंस क्या है कि एक लड़का या लड़की भी अच्छे होने चाहिए, उनकी फैमिली भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप उनमें मर्ज हो सको। राइट। ठीक है, ऐसे ही जो है आपको अगर आप अपनी पोस्ट मैट्रिमोनियल इश्यूज चल रहे हैं आपके, पोस्ट मैट्रिमोनियल इश्यूज, तो पहले आपने अगर प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन करें तो पोस्ट मैट्रिमोनियल इश्यूज अराइज होने का चांस ही नहीं होता, बहुत कम, बहुत रेयर हो जाता है। बट अगर हो गया है तो राइट इन्फॉर्मेशन से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। कई लोगों के तो हमने ऐसे केसेस किए हैं जिसमें सिर्फ सस्पिशन ही निकला है। ठीक है, पीपल वर जस्ट सस्पिशियस ऑफ देयर पार्टनर्स और उसकी वजह से उनकी पूरी मैट्रिमोनियल लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही थी। बट राइट इन्फॉर्मेशन की वजह से कितने लोगों की लाइफ बच गई, और राइट इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाए रादर देन सफरिंग। ठीक है, दे गॉट आउट ऑफ द मैरिज एंड दे गॉट रीमैरिड अगेन विद द राइट पार्टनर। ठीक है, तो हर जगह राइट डिसीजन लेना बड़ा जरूरी है। अब घर में आपके मेड सर्वेंट काम कर रही है, एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन करा के रख लो। टेनेंट आपके यहाँ पर आ रहा है, आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर ना कर ले, एक राइट डिसीजन, एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन करा के उसको रख लो। राइट। तो आपके पास बहुत सारी कहानियां हैं, आई से कि कुछ कहानियां आप बताइएगा। पूरे आई गेस मोस्टली इंडिया में सबके पास सर्वेंट्स होते हैं, चाहे वो फुल टाइम हो या फिर पार्ट टाइम हो। हर किसी के पास नौकर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, कोई ना कोई होता है जो झाड़ू पोछा बर्तन करने आता ही है। तो कितना हद तक हम इन लोगों के साथ सेफ है, क्योंकि बहुत टाइम तक ना हम लोग उनके ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं होते, हम ट्रस्ट भी बिल्ड कर लेते हैं कि आंटी आ रही हैं तो आंटी अच्छी हैं, दीदी आ रही हैं तो दीदी अच्छी हैं। हम उनको उस लेवल का एक्सेस दे देते हैं जो हम अपनी फैमिली में भी लोगों को नहीं देते हैं। मे बी जैसे कि किसी अगर कोई गेस्ट आता है तो वो भी एक लिमिटेड एक्सेस में रहता है, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो। पर मेड्स ऐसे होते हैं जो हमारे घर की अलमारियां तक सेट कर रहे होते हैं, उस रूम के कॉर्नर्स तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम भी बहुत ज़्यादा नहीं जाते होंगे। सो इन लोगों पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? एंड आई एम नॉट सेइंग कि हम उनको शक की नज़रों से देखें, ये मोटिव नहीं है, बट कुछ ऐसी स्टोरी जहाँ पे हम अवेयर हो जाए, हम सतर्क हो जाए, हम बच जाए गलत होने से, ना उनके साथ कुछ गलत हो ना हमारे साथ। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये ना एक बड़ी ऐसी पोजीशन है, मेड सर्वेंट्स हो गए, घर के ड्राइवर्स हो गए, और ऑफिस का आपका स्टाफ हो गया, प्यून लेवल के स्टाफ हो गए। ये जो है ना, मैं ये नहीं कहता सारे लोग गलत हैं, बहुत सारे लोग बहुत लॉयल भी होते हैं, अपने मालिक के लिए जान भी देना चाहते हैं। राइट। ठीक है, बट हम ना हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग ना सेल्फिश हैं। ठीक है, वो पहले अपना बेनिफिट सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि मेरे एम्प्लॉयर का बेनिफिट बात की बात है, पहले मेरा बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये साइकोलॉजी कोई आदमी लेके चलता है ना, जिसमें जिसके अंदर जो लॉयल नहीं है, ठीक है, उसके साथ ना इश्यूज हमेशा आ सकते हैं। अब आपको क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप सब जानते हैं कि घर का एक एक कोना, जैसे आपने खुद ही बताया कि मेड सर्वेंट जानती हैं। ठीक है, आप ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ के जाते हो, आप ड्राइवर के सामने गाड़ी में बैठ के सारी बातें करते हो। ठीक है, और आप उसको प्राइवेट नहीं रख पाते हो। ठीक है, ड्राइवर आपकी सारी बातें सुन रहा होता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लीक हो रही होती है। आपके घर के मेड्स के सामने आप बैठ के बातें करते हो, सारी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सुन रही होती है। घर में आप कभी अपने लॉकर में कैश रख रहे हो, कभी ज्वेलरी रख रहे हो, कभी उसको छुपा के रख रहे हो, उनको सारी चीज़ें मालूम होती है। कितने लोग अपनी ही लॉकर की चाबी अपने ही घर में कहीं पर छुपा के रखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है ये। ठीक है, और सारी जितनी भी हमारे सामने चोरियाँ आई हैं ना, वो उनमें से एटलीस्ट 60% चोरियाँ ऐसी ही थी जिसमें अपने लॉकर की चाबी अपने ही घर में लोग रखते थे, छुपा के, कहीं पे कपड़ों के नीचे छुपा के रख दी, बर्तनों के नीचे छुपा के रख दी, इधर उधर रख दी। फ्रिज में ठीक रख देते है, हाँ, कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, और वो उनको सब पता होता है कि वो चाबियां कहाँ पे रखी होती हैं, और धीरे धीरे करके आपकी सामान चोरी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि सब कुछ अपेरेंटली सही दिखना शुरू लगता है। और आपको एक बात बताऊं, लोग ये सोचते हैं चोरी का मतलब है कि वो जो है एक साथ कोई चुरा के ले जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, धीरे धीरे करके चोरी होती है कि पता ना चले। ठीक है, आपकी ज्वेलरी में से, ठीक है, एक चाहे सोने का बूंदा चोरी हो जाए एक बार में, अगली बार में जो है एक आपका रिंग चोरी हो जाए फिंगर की। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा इतनी सारी ज्वेलरी में कितनी छोटी छोटी चीज़ें चोरी हो रही हैं। बट ये जो छोटी चीज़ें हैं उनके लिए कितनी वैल्यू रखती हैं। ठीक है, आपके कहीं पे 10,000 रुपये पड़े हैं, उसमें 1,000 रुपये निकल गए या 500 रुपये निकल गए, आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है कि यार कहीं खर्ची कर दिए होंगे, हो सकता है जेब से गिर गए होंगे। ठीक है, आपको नहीं पता चलता कि आपके मेड ने वो पैसे निकाल लिए या आपके ड्राइवर ने अभी गाड़ी में पैसे रखा, आपका वॉलेट रखा था, उसमें से आपके 500 रुपये निकाल लिए। टाइम जहाँ उनका भी हाथ खुल रहा है, जहाँ तो बिल्कुल हाथ खुल रहा है, बिल्कुल। एंड यू आर एनकरेजिंग देम, ठीक है, बाय अलाउइंग देम टू डू दिस। राइट। ठीक है, तो इसके सिंपल टिप्स क्या हैं?
सिंपल टिप्स हैं, थ्रो अ बेट, ठीक है, जानबूझ के अपने घर में पैसे रख के भूल जाओ, कहीं भूलो मत, मतलब रख के वहां पे, ठीक है, टेस्ट करो उनको हाँ। कि वेदर दे टेक आउट द मनी फ्रॉम दैट और नॉट। Right. जानबूझ के अपने कपड़ों में पैसे छोड़ दो, हाँ, ठीक है, जो मैं कपड़े करता हूँ। धुलने जा रहे हैं, देखने के लिए कि वो पैसे आपको वापस मिलते हैं नहीं मिलते हैं, हाँ, राइट। तो ये तरीके होते हैं। बट अगर आपके घर में चोरी हो गई है, ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं उसको पता करने के, ठीक है। जैसे कि हमने जो है कई सारे गोल्ड के थेफ्ट्स हुए हैं, इवन ब्रिक्स ऑफ गोल्ड भी चोरी हुई हैं, ठीक है। घर के डोमेस्टिक हेल्प जो है वो आपके ज्वेलरी चुरा लेते हैं। ऐसे केसेस हमने बड़े सारे सॉल्व किए हैं। अलग अलग तरीके हम अडॉप्ट करते हैं। सबसे अगर अगर वो लोग अपने अप्रूवल के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे हम फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग करते हैं, फिंगरप्रिंट मैचिंग करते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं लोगों के ऊपर, पॉलीग्राफिक टेस्ट जिसको कहते हैं, ये चेक करने के लिए, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस करते हैं, इंटेरोगेशंस करते हैं लोगों की पता करने के लिए कि भाई चोरी हुई है नहीं हुई है। और कई बार जब लोगों को सिर्फ शक होता है और आप ये एकदम डायरेक्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, किसी को, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिस्क्रीट स्ट्रैटेजी से पता करना पड़ता है। जैसे हमने अब ये मैं आपको जो आपने केस के बारे में बोला, मैं आपको उस केस के बारे में बताता हूँ। ये केस हमने किया बैंगलोर में एक फैमिली के लिए, जहाँ पे उनको ये शक था कि उनके घर में 2 डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, दोनों बहुत पुरानी डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, और उनके बच्चों का भी ख्याल रखती हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके सेवा भी करती हैं घर में लेकिन घर में से ज्वेलरी चोरी तो हुई है, ठीक है। अब ज्वेलरी चोरी हुई है तो घर का फैमिली मेंबर तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि घर के सारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर शक, कई बार अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी शक होता है। जब बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, ड्रग्स में पड़ जाते हैं, बाहर गलत अलायंसेज में पड़ जाते हैं, तो घर में बच्चे भी चोरी कर लेते हैं। और ऐसे भी कई केसेस हमारे पास आए हैं जिसमें घर की जो बहुएं होती हैं वो भी चोरी कर लेती हैं, ठीक है, कि दूसरी बहू को ना कुछ मिल जाए। सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन, आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं, ठीक है। ऐसे भी केसेस हमारे पास बड़े सारे आए हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि ज्यादातर जो है सर्वेंट्स के ऊपर ही शक जाता है आपका, और इस फैमिली में पहला वहीं जाता हाँ, इस फैमिली में फैमिली मेंबर्स के ऊपर शक का कोई रीजन नहीं था, ओके, ठीक है। तो ओनली मेड सर्वेंट्स वर सस्पेक्टेड। हमने मेड सर्वेंट के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन करी, तो एक मेड सर्वेंट के ऊपर जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, हम क्या चेक करते हैं बेसिकली, व्हेन वी गो आउट एंड चेक कि इन्होंने अपने लिए कोई नए एसेट्स तो क्रिएट नहीं किए हैं, कहीं इनके सडन इंक्रीज इन बैंक बैलेंसेस तो नहीं है, ठीक है, घर के लिए कोई नया टेलीविजन, कोई नई चीज़ तो नहीं खरीदी है, ठीक है, कोई जो है इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एकदम इम्प्रूवमेंट तो नहीं आया है, हाँ, नए कपड़े पहनने तो अचानक शुरू नहीं कर दिए। लाइफस्टाइल चेंजेस जो होते हैं ना, सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है, ठीक है, कहीं नए कपड़े पहनने शुरू नहीं कर दिए हैं, कहीं छुट्टियां ज़्यादा लेनी तो शुरू नहीं कर दी हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप इन चीज़ों से ना बड़ा अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसी की पर्सन की प्रोफाइल कैसी है। सो हमारे को ये कोई भी हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प रखने से पहले वेरिफिकेशन कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। और उसका क्या प्रोसेस होता है, नॉर्मल पुलिस वेरिफिकेशन या कैसे? देखो, पुलिस के पास इतना टाइम नहीं है कि हर किसी डोमेस्टिक सर्वेंट की इन्वेस्टिगेशन पूरी डिटेल में करे, ठीक है, ना ही उनके पास इतना टाइम है कि टेनेंट की वेरिफिकेशन करे। ज़्यादातर क्या चेक करें, क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन पास्ट में जो है उसने कहाँ कहाँ पे काम किया है, वहाँ पे कोई चोरी के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, इस पर्सन का एटीट्यूड कैसा था, ठीक है, इस पर्सन का वहाँ पे कंडक्ट बिहेवियर कैसा था, सिंसियरिटी से काम किया है नहीं किया है, हर चीज़ ना हर पास्ट एम्प्लॉयर के पास जाके चेक करनी चाहिए। कोई लिटिगेशंस तो इसके अगेंस्ट में चल रहे हैं, ठीक है, कोई वाइसेस तो नहीं है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, ठीक है, कोई जो है इसके इंटेग्रिटी लेवल पे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, उसका रीज़न ऑफ लिविंग क्या था, पिछले यहाँ जहाँ से भी छोड़ा है वो वहाँ पे उसका रीज़न ऑफ लिविंग क्या था। तो इसको जो है किसी तरह की इलनेस तो नहीं है, कोई साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है। कई लोगों में सिर्फ चोरी करने की, शॉप लिफ्टिंग की सिर्फ आदत होती है, लोग सिर्फ सामान उठा लेते हैं, हाँ हाँ, ठीक है। तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ना इन्वेस्टिगेट करके रखना किसी को बड़ा ज़रूरी है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे सिचुएशन इज़ वेरी ब्रूटल, वेरी टॉक्सिक, जैसे मर्डर हो गया, सुसाइड हो गया, क्योंकि बहुत होता है ऐसा, तो वो केसेस भी आपके पास आते हैं, और कोई ऐसी स्टोरी है? ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें जो है ना लोग सुसाइड कर लेते हैं या उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और उनके लेकिन फैमिली मेम्बर्स को ये लगता है कि ये सुसाइड या एक्सीडेंट नहीं है, ये एक्चुअली मर्डर है। तो वो कहते हैं पुलिस ने इसके ऊपर गलत इन्वेस्टिगेशन करी है, आप हमारे को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके दो, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे केसेस आते हैं हमारे बहुत सारे, ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हैं हमारे पास जिसमें सुसाइड एक्चुअली में पता चला बाद में जाके वो मर्डर निकला, और ऐसी भी केस स्टडीज हैं जिसमें जो पुलिस की थ्योरी थी बिल्कुल सही थी, सुसाइड ही निकला आखिर में जाके। तो हमारे पास एक ऐसा केस आया
जिसमें बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, ठीक है। ऐसा प्लॉट था जिसमें हम भी वी हैड गॉन बॉन्कर्स कि ऐसा कैसे हो सकता है, ओके, ठीक है। तो ये केस आया जिसमें एक सिंगापुर बेस्ड फैमिली थी, ठीक है। सिंगापुर बेस्ड फैमिली थी, इनका जो बेटा था वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था, हम्म, राइट। एंड उनके पास इंडिया से न्यूज़ आती है कि उनके बेटे ने इंडिया में सुसाइड कर लिया, जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था। जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था। ओके। अब वो हैरान कि अच्छा, फोटोग्राफ भी भेज दी हाँ, पुलिस ने कि भाई यहाँ पे सुसाइड कर लिया है, आप यहाँ पर आओ जल्दी से। हाँ, अब उनको विश्वास नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा कि हमारा बेटा तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, हाँ। इंडिया में कैसे सुसाइड कर लिया उसने, हम्म, ठीक है, वो भी दिल्ली जैसी सिटी में, ठीक है। तो हमने क्या किया कि वो हमारे पास, उन्होंने वहीं से कॉल किया, उनके जो रिलेटिव्स थे, फैमिली में हंगामा मच जाता है ऑब्वियसली, पेरेंट्स तो कॉल नहीं करेंगे, तो उनके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने हमारे को कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे को इंडिया से इन्फॉर्मेशन मिली है, कैन यू प्लीज़ वेरीफाई कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो हमने इमीडिएटली अपने इन्वेस्टिगेटर्स को भेजा चेक करने का, हम पता चला इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वो लड़का जो है वो इंडिया में ही रह रहा था, ठीक है। और फिर जो है हमने उनको बता दी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। वो एकदम से आ गए वहाँ से भाग के सिंगापुर से, उन्हें जो है अपने जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं अपने रिचुअल्स को पूरा किया, और रिचुअल्स को पूरा करके देन दे वेंट ऑफ, थोड़ा टाइम ग्रीफ में रहे, लेकिन फिर वो हमारे पास आए दोबारा से। वो कहते हैं जी आप एक बात बताओ कि ये तो पूरी हमारे लिए मिस्ट्री है कि हमारे हिसाब से तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है, और इंडिया में क्यों आया वो, इंडिया में रह क्यों रहा था वो, इंडिया में कर क्या रहा था वो, ठीक है। यू फाइंड आउट एवरीथिंग फॉर अस, ठीक है। तो हमने फिर वो केस बुक किया, तो हमने इन्वेस्टिगेशन उसमें करनी शुरू करी। तो हमने उनसे पूछा, कुछ क्वेश्चंस पूछे हमने, कहा कि आपको कितने साल से वो ऑस्ट्रेलिया में रहा, कि 3 साल हो गए रहते हुए। मैंने कहा 3 साल में आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि वो इंडिया में रह रहा है। कहते नहीं जी नहीं, हमें तो मालूम नहीं पड़ा वो इंडिया में रह रहा है, और वो नॉर्मल जैसे बच्चे आते हैं ना छुट्टी पे, वैसे सारे बच्चों की तरह अपनी छुट्टी पे आता था, छुट्टी बिता के अपने इंस्टीट्यूट से वापस ऑस्ट्रेलिया चला जाता था, और हमारे को ऑस्ट्रेलिया बेस्ड नंबर से ही व्हाट्सएप पे बातें करता था सारी, ठीक है। तो कहते हैं कि हमारे को कभी जो है हमारे को शक ही नहीं हुआ, और कहते हैं कि हम अब कंट्री जो है हम ऑस्ट्रेलिया विजिट करते नहीं, तो हमने सोचा कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, तो हमारे को तो कोई जरिया नहीं था वो पता करने का। वो कहते बिल्कुल हंसी मजाक भी करता था, वैसे ही सारी बातें भी बताता था अपने इंस्टीट्यूट की, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ, ठीक है। कहते हैं कि हमारे बिल्कुल शक नहीं हुआ। तो हमने कहा कि बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। तो हमने उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला कि ये लड़का तो दिल्ली के बराबर में छोटे छोटे गांव होते हैं ना, छोटे एरियाज होते हैं, स्लम्स जो होते हैं, उसमें रह रहा है एक घर के अंदर, ठीक है। ओके। और जो घर के अंदर रह रहा है वो बेसिकली एक पूरा ना हॉस्टल है, उस पूरी बिल्डिंग को उन्होंने पीजी बना रखा है, ठीक है। उसमें एक अपना सेपरेट कमरा लेके रह रहा है। हाँ, उस कमरे में से वो सारे जो बच्चे हैं बाहर रहते हैं, वो उस कमरे में बिल्कुल अकेला रहता है, उस कमरे में किसी को आने जाने नहीं देता, कुछ नहीं करता, ठीक है ना। उसके जितने भी हॉस्टल में बच्चे हैं उनसे किसी से फ्रेंडशिप है उसकी, ठीक है। अंदर वो क्या करता है क्या नहीं करता कोई बॉदर नहीं करता, कहता है कभी कभी 3-3-4 दिन तक बाहर नहीं निकलता, ओके। ठीक है। और अंदर का जो है वो कहता है कि अपनी इवन सफाई के लिए कि सर्वेंट को भी अंदर नहीं बुलाता, सफाई भी अपने अंदर ही खुद ही करता है रूम की, ठीक है। कहते हैं हमें बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर लगता था, लेकिन उन्होंने बॉदर नहीं किया। कहते जी हमें पैसे दे रहे हैं, हमें क्या मतलब, ठीक है, हमारे पैसे रेगुलर आ रहे हैं, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं था। वो अपने रूम में जो मर्जी करे, बहुत सारे तरीके के लोग आते हैं पीजी में रहने के लिए, हमने कभी बॉदर ही नहीं किया, ठीक है। तो फिर हमने जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। तो फर्दर जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमने देखा कि वो जो है हमने ना जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ, बेसिकली जिस दिन सुसाइड किया, हमने उस दिन की सीसीटीवी की ट्रेल बनानी शुरू करी, ठीक है। सीसीटीवी की ट्रेल बनाते बनाते, क्योंकि हमने क्या किया था कि जो हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हमारी कंपनी में काम करते ही हैं, ठीक है, तो हमने पुलिस को भी इससे हेल्प ही मिल रही थी हमारी इन्वेस्टिगेशन से। तो जो लोकल पुलिस थी जिन्होंने उसका सुसाइड का वो डिक्लेयर किया था, ठीक है, हमने उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, ठीक है, और उनके साथ हमने साथ में मिलके हेल्प वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन करी उसके, तो हमने देखा सीसीटीवी की हमने ट्रेल बनाई। सीसीटीवी की जब हमने ट्रेल बनाई तो हमने देखा उस दिन की कि वो एक बात करते हुए फ़ोन पे, लगातार फ़ोन पे बात करते हुए जा रहा है किसी से, ठीक है, और किसी से जा रहा है, और एक वो बिल्डिंग में गया, और जो बिल्डिंग थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, ठीक है, वहाँ पे चला गया, वहाँ तक बस बिल्डिंग के जाने तक का है, ठीक है। उसके बाद हमने वहाँ पे आई विटनेसेस से बात करनी शुरू करी। तो उन्होंने कहा जी वो जो है ना ऊपर बैठा हुआ था 2nd फ्लोर पे जाके, और उसमें ना जैसे वो पैरापेट होती है ना, दहलीज जिसको कहते हैं, वो नहीं बनी थी अभी तक, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। तो पैर जो है ना आगे की तरफ लटका के और फ़ोन पे बात कर रहा था, और हमने तभी देखा कि वहाँ से गिरा, और जब वहाँ से गिरा तो पहले तो तारों में उलझा, और तारों में उलझने के बाद जब वो नीचे गिरा तो एक शार्प ऑब्जेक्ट सर पे आके लगा, ठीक है, जिससे उसकी डेथ हो गई।
ओके। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये हमने देखा कि वो ऐसे बात कर रहा था। अब हमने क्या किया, पुलिस से हमने कहा कि भाई आप ये देखो कि ये बात किससे कर रहा था। अच्छा, जो इन द इंटरव्यू हमने क्या किया कि जो उसके मोबाइल फोन्स मिले थे पेरेंट्स को, हम्म। ठीक है, जो वो उसके एक तो मोबाइल से उसके पास से 3 मोबाइल फ़ोन मिले, हम्म। जिसमें से एक तो ऑस्ट्रेलिया का नंबर था हाँ। और 2 इंडिया नंबर थे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का नंबर तो अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए यूज़ करता था, हाँ। ठीक है, और बाकी 2 इंडिया के अलग से मोबाइल फ़ोन मिले जिसमें इंडियन नंबर्स थे, हम्म। ठीक है। तो एक फ़ोन तो उनका अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से खुल गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के, ज़्यादातर लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं अपने पासवर्ड में, हम्म। ठीक है, तो उससे खुल गया। 2 फ़ोन नहीं खुले। हमने तीनों फ़ोनों को फॉरेंसिक लैब में भेजा कि एक तो फ़ोन ओपन कर सकें या पासवर्ड को बाईपास करके उसका डिलीट डेटा रिकवर कर सकें। हम्म। तो हमने सारा जो है ना या देख सके फ़ोन के अंदर क्या, हमने सारा डेटा रिकवरी के लिए वहाँ पे भेजा। तो इतने में वो डेटा रिकवरी के लिए गया हुआ था, इतने में हमें हमें यहाँ से ये डिस्कवरी हुई कि भाई ये जो है इधर ऐसे गिर के मरा है। फिर हमने पुलिस को बोला कि भाई आपकी सीडीआर निकालो। तो पुलिस भी कोऑपरेट कर रही थी पूरी तरीके से, क्योंकि उनका अपना मैटर भी था, उनको करना ही था, ठीक है। तो हम तो उनके लिए एक तरीके से एक्सटेंडेड हेल्प थे, राइट। ठीक है। तो उन्होंने जो है उसकी सीडीआर निकाली। हम्म। सीडीआर निकालने के बाद जब हमने एनालाइज किया तो हमने देखा कि उसमें जिस नंबर पे वो बात कर रहा है ना, उससे वो बड़ा फ्रीक्वेंटली बात करता है, हम्म। ठीक है। तो जब हमने उस नंबर को एनालाइज किया, पुलिस ने जो है उस पर्सन को एड्रेस वेड्रेस ट्रेस किया, उसको बुला लिया, ठीक है। उसको जब बुलाया तो वो एक मेल पर्सन था, ठीक है। वो जो है कहता है कि हाँ जी मेरा फ्रेंड था और मुझे नहीं पता, मेरे तो ठीक सी बात कर रहा था उस दिन पता नहीं अचानक से इसको क्या हुआ, ठीक है। और वो जो है वो मुझे तो बाद में न्यूज़ ही आई कि भाई उसकी डेथ हो गई। तो पुलिस को उसकी बातों में सच्चाई लगी, उन्होंने उसको छोड़ दिया, हम्म। उन्होंने उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी नहीं, ओके। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये इन्वेस्टिगेशन ना ज़ीरो हो रही थी। हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया बोल के इंडिया में आके रह क्यों रहा था, हम्म। ठीक है, और वो कर क्या रहा था यहाँ पे। वो तो कहते हैं भी रूम में बंद रहता था। तो जो उसका लैपटॉप और जो हमने उसके फ़ोन्स जो थे वो फॉरेंसिक में भेजे थे, लैपटॉप भी था उसके पास एक, हम्म। तो हमने उसे फॉरेंसिक में भेजे थे। फिर उसकी रिपोर्ट आई हमारे पास, जो डाटा की रिकवरी हुई, तब हमने उसमें चेक किया। तब हमने जब चेक किया तो हमने देखा कि उसकी जो वो ना व्हाट्सएप पे, ठीक है, इसी लड़के का जिसको बुलाया गया था ये हम्म। टच में रहता था। ओके। और हमने डिस्कवर किया कि ये जो ना 3 जो मोबाइल फ़ोन्स ये यूज़ कर रहा था, ये मोबाइल फ़ोन्स का बिज़नेस करता था यहाँ पे इंडिया में रह के, ठीक है, सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन्स का। सेल ये करता है। ऑनलाइन सेल और परचेज़ करता था, ओके। ठीक है। इसलिए रूम में बैठ के अपनी सेल परचेज़ करके जो उसको पैसे मिलते थे वो कमाता रहता था, हम्म। ऑनलाइन सेल परचेज़ करके मोबाइल फ़ोन्स की, हम्म। ठीक है। और सेकंड हैंड लैपटॉप्स का भी काम करता था वो। तो वो सारा ये कहीं से खरीदा, कहीं पे बेचा, यही काम करता रहता था हम्म। रूम में बैठ के, ठीक है। तो एक तो ये डिस्कवरी हुई। दूसरी चीज़ जो हमने देखी उसमें, हमारे को जो मैंने डाटा रिकवर किया, उसकी इमेजेस रिकवर हुई, तो हमें उसकी प्रिस्क्रिप्शन मिली। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ना साइकेट्रिस्ट की थी वो प्रिस्क्रिप्शन, उसमें ना कोई ड्रग्स लिखी हुई थी, ठीक है। ड्रग्स जो थी वो एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंग्जाइटी और वो सब थी, हम्म। ठीक है। फिर हमने जो वो प्रिस्क्रिप्शन हमें मिल गई, ठीक है, तो और फिर इससे लड़के चैट्स मिली। जो चैट्स मिली ना इस लड़के के साथ, वो बड़ी चैट्स ना इंटीमेट चैट्स थी, ठीक है। इंटीमेट चैट्स मतलब कि टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स रिलेशनशिप, टुवर्ड्स सेक्स, ठीक है। तो इस तरीके की चैट्स थी आपस में दोनों की, हम्म। ठीक है। तो उससे क्लियरली रिवील हो रहा था द पर्सन हैड डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ही वाज अ गे, ओके। ठीक है। हाँ। तो अच्छा, जब वो थाने में आया था ना लड़का, वो ये बात नहीं बता के गया था वो गे और उसका रिलेशनशिप चल रहा है, हम्म। ठीक है। जब चैट्स मिल गई फॉरेंसिक से हमें, ठीक है, तो फॉरेंसिक से चैट्स का हमने सारा प्रिंट आउट ले लिया, प्रिस्क्रिप्शन से पेरेंट्स को भेजी। तो प्रिस्क्रिप्शन देख के पेरेंट्स ने बताया कि इसकी मदर को भी शिज़ोफ्रेनिया था, हम्म। ठीक है। और जो मेडिकेशन ये ले रहा है एग्जैक्टली सेम मेडिकेशन उसकी मदर को प्रेस्क्राइब्ड है। उन्होंने बल्कि उसकी मदर को डिस्क्लोज भी नहीं किया था आज तक कि उनका बेटा मर गया बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशन, हम्म। ठीक है। ओके। हाँ हाँ, तो उनको नहीं पता कि वो यहाँ पे रह के मेडिसिन दे शिज़ोफ्रेनिया की, ठीक है। तो उनको भी लिए नई डिस्कवरी थी। फिर हमने जो चैट रिकवरी अभी तक हमने पेरेंट्स को नहीं बताया था, हम्म। हमने जो है ना फिर उस पर्सन को बुलाया, पुलिस को वो सारी चैट सब जब हमारी रिकवरी हो गई पुलिस को दी कि देखो ये तो इससे चैट कर रहा है, ठीक है, और ये इनका इस तरह का रिलेशनशिप है, और वो लड़का बता के नहीं गया था। फिर पुलिस ने उस लड़के को बुलाया, ठीक है। फिर जब उस लड़के को बुलाया तब उसने जो है वो आके ये बताया कि ये जो पर्सन है मेरे साथ रिलेशनशिप में था, क्योंकि पुलिस ने अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन, ये हमारे साथ रिलेशनशिप था, हम दोनों के रिलेशनशिप थे, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे, ही वाज टोटली इन लव विद मी, ठीक है। और मैं जो था मैं किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गया था, इसको ये बात चुप गई थी, और ये उस दिन मेरे से फाइट करते हुए जा रहा था पूरे रास्ते, हम्म। ठीक है। तो पूरे रास्ते में से फाइट करते हुए गया है, और ये ऊपर वहाँ पे पैरापेट पे बैठ के मुझसे फाइट ही कर रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो है
इसने ये कूदा नहीं है कि हमारी फाइट इतनी नहीं थी कि कूद जाए वहां से, हम्म, ठीक है। तो फिर हमारे को जो है ना फाइट करते करते जो है ये उसका असम्पशन था कि ये शायद गिर पड़ा, ठीक है, जिसके गिरने की वजह से वो तारों में पहले उलझा और फिर नीचे गिर गया। फिर उस बात में हमें भी लॉजिक लगा कि इट वाज एक्चुअली नॉट अ सुसाइड बट वाज एन एक्सीडेंट, बिकॉज वो पैरापेट पे आगे की तरफ पैर करके लटका के बैठा हुआ था। पैरापेट नहीं थी, मतलब जो पैरापेट थी नहीं, आगे की तरफ पैर लटका के बैठा हुआ था फ्लोर पे, ठीक है। और हैजर्ड तो था ही, गुस्से में तो था ही, हो सकता है वहां से स्लिप हो गया हो, क्योंकि कोई भी अगर सुसाइड करेगा तो तारों के ऊपर नहीं कूदेगा, ठीक है। वो कूदेगा तो खाली रास्ते पे कूदेगा। तो वो गिरा, तारों में पहले उलझा, तारों में से उलझ के नीचे गिरा, और वो इतना डिस्टेंस भी नहीं था कि कोई मर भी जाता तारों में उलझने के बाद, ठीक है। वो मरा इस वजह से कि उसको शार्प ऑब्जेक्ट सर पे लग गया, ठीक है। तो शायद हो सकता है वो गिरने से बच जाता। तो दैट वाज अ डिस्कवरी दैट वी कुड फाइंड आउट। ओके, सो और ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं? आप लोग कितना हैरान होते हो? आप लोगों के ऑफिस में क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं? देखो जब भी कोई केस लाइक, अब बहुत सारी स्टोरीज है जो हम जानेंगे आगे पॉडकास्ट में, बट आई वांट टू नो कि आपके ऑफिस का क्या माहौल होता है जब ऐसी कोई चीज़ हो जाती है? मतलब कई बार तो क्या होता है कि देखो क्या होता है कि हम लोग भी तो ह्यूमन बींग्स ही है ना। हाँ। हम भी कई चीज़ें जब आपस में डिस्कस करते हैं तो हमें भी हंसी आ जाती है, ठीक है। कभी रोना भी आ जाता है, कभी हम लोग इमोशनल भी होते हैं किसी चीज़ के लिए, और कभी जो है हमें गुस्सा भी आता है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो यू नो एंजॉय ऑल द इमोशंस व्हाइल बीइंग इनटू दिस बिजनेस। जो डिस्कवरीज होती है ना, उसके हिसाब से आपकी आपस में बातें होती हैं और उसी हिसाब से आपके रिएक्शंस होते हैं। ओके, तो आप जब ऐसी चीज़ें कर रहे होते हो तो आप डिटेक्टिव हो, आपकी वाइफ भी डिटेक्टिव है, तो आप लोगों को नहीं होता कि कभी कुछ इनसिक्योरिटी या कभी शक या कभी कुछ ऐसा हो जाए कि यार मैं भी सतर्क रहूं? तो देखो हम ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे ना ये हो जाना कभी कभी हो ही जाता है। हो जाता ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मुझे जो है एक बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, उनकी डॉटर का ना कोई केस चल रहा था, तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। अब उन्होंने जो है मुझे बुलाया मिलने के लिए। दे रिमेन अंडर प्रोटोकॉल्स, तो प्रोटोकॉल्स हैं तो ऑफिस आ नहीं सकते थे मिलने, प्रोटोकॉल्स में होते तो बुलाते हैं घर पे। तो उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया मिलने के लिए, उनकी डॉटर ने। अब उनकी डॉटर ने कहा, मैंने कहा कि मैं अपनी नॉर्मली मैं और मेरी वाइफ कंपनी करते हैं साथ में, ठीक है। तो उसने स्पेशली बोला नहीं अपनी वाइफ को लेके मत आना, आप आना। अब ये बात जब मेरी वाइफ को खटक गई, वो कहते कि मुझे क्यों मना किया है आने से। अच्छा मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ। शी रिमेन्स इन प्रोटोकॉल, होगा कोई प्रोटोकॉल होगी। तो अब मैं चला गया वहाँ पे। अब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि यू नो शी स्टार्ट टेलिंग मी द होल लाइफ स्टोरी। अब भाई इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है तो यू हैव टू लिसन टू देम प्रॉपरली, राइट। तो मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, लिमिटेड टाइम रहता है, तो इतना टाइम मैं स्पेंड नहीं कर पाता किसी के साथ, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम किसी मीटिंग से आधे घंटे मैक्सिमम फ्री हो जाता हूँ, ठीक है। अब उस मीटिंग में क्या हुआ स्पेसिफिकली, बिकॉज शी वाज सच अ वीवीआईपी, ठीक है, मुझे उसके साथ 3 घंटे लग गए उस मीटिंग में। और मेरा फ़ोन जो था उस टाइम पे मुझे मेरी वाइफ कॉल कर रही थी, मुझे बार बार काटना पड़ रहा था। तो शी वाज गेटिंग वरीड। तो जब मैं 3 घंटे बाद बाहर निकला तो कहते कि अब मुझे समझ में आया कि अकेले क्यों जाना था इस मीटिंग में, जिसमें 3 आवर्स। उस टाइम पे उनका वो नहीं दिमाग चल रहा था डिटेक्टिव वाला कि अंदर क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है। दिस इज व्हाट, तो लेकिन हंसी मजाक में शी न्यू कि यू नो हंसी मजाक की बात थी, ठीक है, लेकिन शी गॉट इनसिक्योर। अब अगली बार क्या हुआ कि शी कॉल्ड मी अगेन टू मीट हर मदर, ओके, राइट। सो जब मैं मदर से उसके मिलने गया, क्योंकि उनको आगे केस प्रोसीड करना था, मम्मी का अप्रूवल था उस टाइम पे, आई मेट हर अलोन। तो मम्मी के साथ जो था, मम्मी ने मतलब की बात करी 20 मिनट में, क्योंकि स्टोरी तो पहले सुना चुकी थी वो 3 घंटे, अब स्टोरी सुनने के तो बची नहीं थी, ठीक है। तो अब उन्होंने 20 मिनट की जो मेन बात थी वो करी और मैं फ्री होकर आ गया। कहते अब आपको मम्मी से मिलना तो 20 मिनट फ्री हो गए। जब उससे मिलना तो 3 घंटे लग गए। वो अभी भी हंस रही है वहाँ पे। तो आपको ट्रैकर भेजना चाहिए था ना साथ में वैसे। ओके परफेक्ट, मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा इस बारे में। तो आपने बताया कि हाई प्रोफाइल केस था और पॉलिटिशियन थे, राइट। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आपके साथ काम करते होंगे, तो
पॉलिटिशियंस क्या क्या हेल्प लेते हैं डिटेक्टिव्स की? देखो, पॉलिटिकल हेल्प जो है ना, पॉलिटिकल पार्टीज अलग से हेल्प लेती हैं और पॉलिटिशियंस अलग से हेल्प लेते हैं। बताइए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो तो ऑब्वियसली अपने कैंडिडेट्स के ऊपर बिफोर इलेक्शंस टिकट देने से पहले कई बार उनका बैकग्राउंड चेक्स कराती हैं, पॉपुलैरिटी लेवल चेक कराती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज ओपोनेंट्स का इन्वेस्टिगेशन करने आती हैं, तो पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन इस तरीके की करते नहीं हैं हम लोग। जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने लिए इन्वेस्टिगेशन करने आती हैं हम उनके लिए करते हैं। ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ है कि दो कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब दो कैंडिडेट्स हैं आपस में, दोनों ही पार्टीज के, दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है। ठीक है, तो हु इज़ एट फॉल्ट। ठीक है, कई बार ऐसे चेक कराने आती हैं, कई बार हमसे इक्विपमेंट्स लेने आती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमने काम किया है, उनके लिए हमने एक कॉन्फ्रेंस रूम में ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए हैं। ठीक है, जिससे कि उस कॉन्फ्रेंस रूम में जो भी आके बैठेगा वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं बना सकता उनका। ठीक है, क्योंकि उनको बड़ा डर रहता है ना कि कोई स्टिंग ऑपरेशन हमें ले। अच्छा, हर किसी चेकिंग भी नहीं कर सकते आप, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। अब कौन आवाज़ आपकी रिकॉर्ड करके ले जाए, कौन आपका वीडियो रिकॉर्ड करके ले जाए, पता नहीं होता। तो ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी के एक ऑफिस में हमने ऐसे डिवाइसेस लगाई हैं जिसके थ्रू वहाँ पे आके कोई भी जो है उनका स्टिंग ऑपरेशन नहीं बना सकता। वो हमारी डिवाइसेस जो हैं कोई आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन उनमें सीक्रेट वाइब्रेशन ऐसी प्रोड्यूस होती हैं कि जो भी वो डिवाइस लेके आएगा ना उसकी वॉइस को डिस्टर्ब कर देंगी। ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं होगी। काइंड ऑफ अ जामर। यस, इट इज़ नॉट अ जामर। जामर तो क्या होता है कि सिग्नल्स को जाम करता है। ठीक है, तो आपका मोबाइल डिफंक्ट हो जाएगा, बट हु विल स्टॉप? अगर आपके जेब में रिकॉर्डर है और वो अपने अंदर रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको कैसे जैम करोगे? तो वो वॉइस को डिसरप्ट कर देती है। ऐसे कितने कितने कौन कौन से टूल्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो मैं वैसे बता रहा हूँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं किस तरीके हायर करते हैं, पॉलिटिशियंस क्यों हायर करते हैं पहले। हाँ, फिर देन विल कम टू द अदर क्वेश्चन। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, तो इस तरीके की हमसे हेल्प लेती हैं कई बार। ठीक है, कई बार जो है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होती हैं। कोई उनको चीट कर रहा है, ठीक है, किसी ने कोई इशू क्रिएट किया है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई जर्नलिस्ट उनको ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ कर रहा है, उस तरह के इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो उस तरह की इन्वेस्टिगेशन आती हैं। फिर पॉलिटिशियंस होते हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं उनके, वो तो आम इंसान ही हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं। अब पॉलिटिशियंस के साथ क्या होता है कि अगर आप पावर में भी हो तब भी आप अपनी मशीनरी को यूज़ नहीं कर सकते उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू से कि मेरे बच्चे गलत राह पे चले गए हैं। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू से टू एनीवन कि हाँ मेरे को जो है मेरी बच्ची की शादी करनी है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप कर दो। कितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लिए, कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लिए, ठीक है, इवन कितने बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के लिए हमने प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस करी हैं, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू यूज देयर ओन सिस्टम टू डू इट, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें डिस्क्रीटली करी जाती हैं कि सामने वाली पार्टी को पता भी ना चले। ठीक है, और सामने वाली पार्टी भी उतनी एफ्लुएंट होती है। ठीक है, तो अच्छा, अब क्या होता है कि पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस की फैमिली में बच्चे ड्रग यूसेज में पड़ जाते हैं, उनके घर में भी चोरियां होती हैं, डोमेस्टिक थेफ्ट्स होते हैं, उनके ऊपर हमसे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। ठीक है, उनके लाइफ में जो है कोई उनका पैसा लेके भाग गया है। ठीक है, पैसा हर तरीके का होता है। ठीक है, तो उसमें नहीं करा सकते पुलिस में कंप्लेंट, नहीं सकते। हाँ। ठीक है, तो वो कौन कौन लेके भागा है, कहाँ लेके भागा है, उसकी हमसे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अभी हमने एक पॉलिटिशियन के लिए इन्वेस्टिगेशन करी है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, उनको एक उनकी कार्यकर्ता ब्लैकमेल कर रही थी। क्यों? बिकॉज ऑफ सम रिलेशंस दैट दे हैड बिटवीन देम। या ठीक है, सो उनके पॉलिटिकल इमेज स्टेक पे थी। ठीक है, तो वो हमने इन्वेस्टिगेशन करी है। फिर उसमें सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप? कैसे निकाला? मतलब हमने उस कार्यकर्ता के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, बैकग्राउंड उसके पूरे चेक करे, उसके बारे में ये देखा कि वो किसके साथ ऐसे इन्वॉल्व है, वो काम क्या करती है, उसने पास्ट में किस किस को ऐसे ब्लैकमेल किया है, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के फिर हमने जो है उसको जब उसके बारे में पूरी, उसके फैमिली के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डाली, उसके हस्बैंड के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, फिर फाइनली जब हमारे हाथ में उसके लूप होल्स आ गए, काउंटर ब्लैकमेल। हाँ, ब्लैकमेल नहीं किया, इट इज़ नॉट अबाउट ब्लैकमेलिंग, इट इज़ अबाउट सबसाइडिंग हर, कि देखो आप लूप होल सबकी लाइफ में होते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो थ्रेड एलिमिनेट करना पड़ता है आपको। ठीक है, बट कितने हद तक ये कम्युनिकेशंस लास्ट, क्योंकि लास्ट में आई गेस ऐसे मैटर्स में तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन पे ही आ जाता है कि आपको बस एक रूम में बैठ के सौदा ही करना पड़ेगा कि भैया देखो आपके पास जो है उसको सेटल डाउन करो, क्योंकि हमारे पास भी आपकी चीज़ें हैं, तो अब इसके आगे क्या करना है। देखो, आपको एक बात बताऊं, जो चीज़ ना कोर्ट में ना जाए और रूम में बैठ के सेटल हो जाए वो ज़्यादा अच्छी होती है। आई एग्री। ठीक है, जो चीज़ कोर्ट में चली जाए और कोर्ट की ज़िंदगी और धक्के खाते रहो, आपकी पब्लिक असैसिनेशन भी हो जाए, आपकी इमेज का सब कुछ हो जाए, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, या वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है जो आप रूम में बैठ के आराम से सेटल कर लो। ठीक है, आपने
आपने क्या किया है, आपने डिफेंस ही तो किया अपने आप को, ठीक है। आप हर किसी को अपने आप को डिफेंड करने का हक तो है ना, राइट। ठीक है। और आप एक बात बताओ, आपकी ब्लैकमेलिंग हो रही है, ठीक है, ब्लैकमेलिंग के टाइम पे, ठीक है, आप क्या रिलाई कर सकते हो कि आपकी इंफॉर्मेशन अगर आप जाओगे तो आपकी सेफ रहेगी किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो तो, नहीं, वहां ठीक से है। कितने लूप्स हैं। दिस इज व्हाट, ठीक है, तो एग्जैक्टली तो दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। हमें गेज करना, कई बहुत सारे हम पुलिस को भी यूज़ करते हैं, बट हम फिर पुलिस को जब यूज़ करते हैं तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि इट डजंट गेट स्प्रेड, अपने चैनल्स के थ्रू यूज़ करते हैं। क्लोज नेटवर्क में। यस। तो कितने हद तक ऐसा होता है कि जहाँ पे पुलिस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है बट वहाँ पे नहीं जा सकता मैटर बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? देखो सबसे ज़्यादा जो केसेस क्योंकि होते हैं ना, बहुत ट्रिकी केसेस तो आपके पास आते हैं, नहीं बहुत नहीं, मैं ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ, लोग हमारे पास आते ही तभी पुलिस के पास नहीं जा सकते, हाँ। ठीक है। ऑब्वियसली जिस केस को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है उसको इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है, और जिसको हम कर सकते हैं पुलिस नहीं कर सकती, ठीक है। अब क्रिमिनल मैटर्स हैं, मर्डर हो गया किसी का, ठीक है, मर्डर हो गया, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है, मर्डर है तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, पुलिस हैज़ टू इन्वेस्टिगेट, राइट। ठीक है। हमारे पास लोग तब उस केसेस में आते हैं इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन, प्री मैट्रिमोनियल केसेस पुलिस थोड़ी करेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है मेरे हस्बैंड का मेरी वाइफ का, पुलिस थोड़ी इन्वेस्टिगेट करेगी। मुझे अपने एम्प्लॉय के ऊपर शक है कि वो बिजनेस कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, पुलिस थोड़ी इन्वेस्टिगेट करेगी इस बात को, ठीक है। राइट। आदमी मेरा पैसा लेके भाग गया, ठीक है, उसको ट्रेस करना, 2 नंबर का पैसा था मेरा, ठीक है, पुलिस थोड़ी इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। और जो इस तरह के मैटर्स होते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रॉड के मैटर्स होते हैं, ठीक है, कि भाई मेरे पैसा ले लिया इस पर्सन ने, ठीक है, और पैसा वापस नहीं कर रहा है, अब आपको उसके एसेट्स ट्रेस करने कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए कि भाई इसके ये एसेट्स हैं, आप मेरे को इसके एसेट्स से रिकवरी करा के दो, ठीक है, तो क्या पुलिस एसेट्स थोड़ी फाइंड आउट करेगी किसी के? तो पॉलिटिशियंस तो बहुत ज़्यादा आते होंगे फिर। हाँ, मतलब हर तरीके के लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, सेलिब्रिटीज भी आती हैं, पर ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं। सपोजिंगली हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर एक बहुत हाई प्रोफाइल इंसान आ रहा है और उसको किसी और पार्टी से बचना है या लड़ना है, तो सामने भी जब वो बहुत हाई प्रोफाइल है तो वो किसी अरे गहरे से तो नहीं कर रहा, वो सामने भी बहुत हाई प्रोफाइल से ही लड़ेगा या बचेगा। उस मैटर में आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन के तो बहुत ज़्यादा सिनारियोस हाई नहीं हो जाते होंगे क्योंकि आपको दोनों विंग को हैंडल करना है। देखो एकदम मैं बात बताता हूँ आपको, ये बात गलत है कि जिसके जो ओपोनेंट होगा वो हमेशा हाई प्रोफाइल ही होगा। कई बार आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, एनजीओज होते हैं, ठीक है, जो लो प्रोफाइल लोग होते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, जो आपसे बहुत लो प्रोफाइल, आपको चार्ट अकाउंटेंट का आपकी डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपके लिए इतनी न्यूसेंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, आपकी ईडी में, सीबीआई में, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, पीएमओ में, हर जगह आपकी कंप्लेंट्स फाइल करना शुरू कर देते हैं, सेबी में, ठीक है, आपकी इमेज टार्निश करना शुरू कर देते हैं। कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है, आईपीओ लॉन्च करने से पहले इतनी ब्लैकमेलिंग होती है कि आईपीओ लॉन्च ना कर पाए ये, उनकी अलग अलग जगह कंप्लेंट्स फाइल होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक छोटे लेवल का पर्सन भी, इवन आपका एक शेयर होल्डर भी, ठीक है, कितने ऐसे लोग हमने, जो एक छोटा सा शेयर होल्डर है आपकी कंपनी में, वो कंपनी के लिए इतने न्यूसेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है, कि कंपनी जो है ना उस न्यूसेंस में ही बिजी हो जाती है, भले ही वो कंपनी सही है, राइट। ठीक है, बट न्यूसेंस अगर आपका क्रिएट हो रही है तो आप अपना बिजनेस करोगे, न्यूसेंस को हैंडल करोगे, ठीक है। तो जो आपकी जो लोग हैं ना, वो छोटे लेवल के भी हो सकते हैं और हाई लेवल के भी हो सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। और जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको तो पता ही नहीं चलता ना कि इन्वेस्टिगेशन हुई है उनके अगेंस्ट, राइट। हाँ हाँ, सब कुछ हिडन हो रहा तो सब कुछ हिडन होता है, है। तो उनको पता ही नहीं चलता कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो डजेंट मैटर, मतलब इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क दैट वी टेक। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा ना कि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने करी, फाइनल कंक्लूजन में मिल गया, सॉल्व भी हो गया और उनको लाइफ में कभी पता भी नहीं लगा कि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन आई। ऑब्वियसली पता भी नहीं चलता, बहुत सारे केस नहीं पता चलता, वाह, प्री मैट्रिमोनियल के तो हर केस में ही नहीं पता चलता। इतना स्ट्रेंज है ना। या सपोज आप मेरे पे ही कभी कर रहे हो शादी life से में पहले आके। की इन्वेस्टिगेशन तो इतनी कॉमन है, ठीक है, हाँ, उनको थोड़ी पता चलता सामने वाली पार्टी को कि हमारी शादी से पहले इन्वेस्टिगेशन कराई गई थी, और ये ज़रूरी भी है, और ये आपकी ज़रूरी भी है, बातें सुन के तो मेरे को इट बहुत इज़ ज़्यादा वेरी ज़रूरी वेरी लगने लगा। इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों ने बताया कि आपने एक केस के लिए रखा, तो कैसे फिगर आउट करते हो, कैसे ढूंढते हो, क्योंकि इसे इजीली तो नहीं मिलते होंगे और आपको बहुत सारे पैरामीटर्स भी देखने होते होंगे कि यार ये इस काम के लायक है भी या कहीं और भांडा ही फोड़ दे हाँ और ऑब्वियसली किसी ऑब्वियसली, गलत बंदे को कर दिया, पूरा केस ही सारा उल्टा पड़ गया,
तो क्या क्या चेक पॉइंटर्स होते देखो, हैं जो आप ध्यान अंडरकवर देते हो? एजेंट जब हमारे को भी मॉडल्स या एक्टर्स को डिप्लॉय करना होता है तो हम इंडिया के सबसे टॉप मॉडलिंग इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं, हम्म। जो कि मॉडल्स और एक्टर्स को सप्लाई करते हैं। हम्म। ठीक है, और हम उनको बोलते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने सारे उसमें सर्कल में उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। हम्म। ठीक है, और कुछ हमारे जो पास अंडरकवर एजेंट्स हैं जो हमारे लिए पहले भी काम कर चुके हैं, उनको भी हम यूज़ करते हैं। वो हमारे को नए अंडरकवर एजेंट्स के बारे में बता देते हैं जो उस प्रोफाइल को सूट करता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करके रखते हैं। हमारी वेबसाइट में करियर्स का पेज है, हम्म। तो करियर्स के पेज के थ्रू बहुत सारे लोग जो हैं हमारे को अप्लाई करते रहते हैं ओके। रेगुलर बेसिस पे। कभी कोई अंडर कवर एजेंट बनने के लिए, कोई इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए, कोई सीनियर मैनेजमेंट के लिए, कोई लाइजनिंग के लिए, सब लोग अप्लाई करते रहते हैं। हमारा अपना एक डेटा बेस है उसका, तो हम उसमें से सर्च करते हैं। ठीक है, और हम एक अंडर कवर एजेंट को एक पोजीशन पर डिप्लॉय करने के लिए कम से कम 100 इंटरव्यूज़ करते हैं, ये देखने के लिए कि ना तो सिर्फ पर्सनालिटी में अंडर कवर एजेंट अच्छा है या नहीं है, बल्कि उसका एप्टीट्यूड भी अच्छा है या नहीं है। ठीक है, और उसका प्रेजेंस ऑफ जो है माइंड होना प्रेजेंस चाहिए। ऑफ माइंड कितनी स्ट्रांग है, इंटेलेक्चुअल कितना है, ब्रेव कितना है, हाजिर जवाब कितना है। हम्म। ठीक है, तो कितना ईगर है चीज़ों को लर्न करने के लिए, कितना मोटिवेशन है उसके अंदर इस काम को करने के लिए। तो फिर हम उसको उस पैमाने पे जज करते हैं। ठीक है, फिर जो है जब वंस ही गेट सेलेक्टेड, हम जो है उसके अपने क्लाइंट से इंटरव्यूज़ कराते हैं। ठीक है, जब क्लाइंट्स हमारे उसको फाइनली एग्री कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने 100 में से 5 लोग सेलेक्ट किए फाइनल, उन 5 लोगों का हमारे क्लाइंट से इंटरव्यू कराएंगे। फिर जिसको उनमें से क्लाइंट चूज करेगा, वी डिप्लॉय दैट पर्सन। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू दैट। नाउ टू सेफ गार्ड, फिर हम क्या करते हैं, उनसे हैवी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कराते हैं। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग क्लॉजेस रखते हैं कि वो कभी भी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते किसी को डबल क्रॉस करने के बारे में या कोई गलत काम करने के बारे में। और फिर हम उनके प्रॉपर थॉरो बैकग्राउंड चेक्स भी करते हैं। उनका इंटीग्रिटी लेवल चेक होता है, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होते हैं, उनका पूरा पास का एप्टीट्यूड चेक होता है, तो हम पूरा उसका डिटेल में चेक भी करते हैं बिफोर हायरिंग देम। तो जब वो सारी चीज़ों पर ठीक निकल जाते हैं, तो फिर हम उनको जो है ऑफिस में ट्रेन करते हैं। ऑफिस में जो सीनियर आईबी ऑफिसर्स हैं हमारे यहाँ, पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी, मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं, वो सब लोग ट्रेन करते हैं कि कैसे कैसे अंडर कवर एजेंट्स को डिप्लॉय किया जाएगा, किस तरीके से आपको इवेंट्स को सर्कमवेंट करना है, कहाँ पे जाकर रहना है। उनके लिए फिर बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। आपको उस सोसाइटी में रेंट पे घर लेना पड़ता है, या उसके ऑफिस में एक वैकेंसी फाइंड आउट करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं उसको वहाँ पर डिप्लॉयमेंट करने के लिए। फिर आपको ये देखना पड़ता है सब्जेक्ट आपका कहाँ जाता है, उसके हिसाब से आपको अंडर कवर को रेगुलर बेसिस पे बताना पड़ता है कि आपको अभी यहाँ जाना है, अभी यहाँ जाना है, अभी यहाँ पे वो आपको मिलेगा, अभी वहाँ पे वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। अंडर कवर एजेंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, अब अंडर कवर एजेंट प्रोफाइल के हिसाब से डिपेंडेंट होते हैं कि अब ये तो हो गए कि किसी की लाइफ में इंडक्ट करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें काउंसलर्स को, साइकेट्रिक कंसल्टेंट्स को इंडक्ट करना पड़ता है किसी की लाइफ में। कई बार हिप्नोथेरेपिस्ट को इंडक्ट करना पड़ता है। एक बार हमने एक केस में हिप्नोथेरेपिस्ट को इंडक्ट किया था। ठीक है, जो अंडर कवर एजेंट बन के गई थी लेडी हमारा। ठीक है, तो कई बार अंडर कवर एजेंट 50 साल के भी हो सकते हैं, 45 साल के भी हो सकते हैं। कई बार यंग बॉयज़, यंग गर्ल्स की जरूरत होती है, 20 साल के, 17 साल के, 18 साल के बच्चों को भी कई बार हमें एम्प्लॉय करना पड़ता है अंडर कवर एजेंट्स, क्योंकि उसी एज के बच्चों के साथ उनको जल करना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा, कई बार हमारे को मेड सर्वेंट्स भी लगानी पड़ सकती हैं, कई बार पीयून्स भी लगाने पड़ सकते हैं एज एन अंडर कवर एजेंट। ठीक है, कई बार लोडर्स भी लगाने पड़ जाते हैं, माल लोड करते हैं जहाँ पे ये शक होता है कि भाई माल चोरी हो रहा है, जहाँ पे ट्रक से माल लोड किया था उस जगह से चोरी हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के अंडर कवर एजेंट्स को हमें डिप्लॉय करना पड़ता है, और जिस तरीके का असाइनमेंट है उसी तरीके की हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसी तरीके का हमें इंटेलेक्ट चाहिए होता है। फैसिनेटिंग। कितना टाइम लग जाता है एक अंडर कवर एजेंट को तैयार करने में? अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 महीना। ओके। और कोई ऐसा है जो आपको याद आ रहा है कि जो बहुत लंबा चला हो, कोई केस ऐसा जो एक अंडर कवर एजेंट लगा हुआ और बहुत लंबा चला हो? ऐसे बहुत सारे केसेस जो लंबे लंबे हमारे चले हैं। कितना ठीक है, मैक्स? मतलब कई तो केसेस ऐसे हैं जो हमारे 5 5 साल से अंडर कवर एजेंट अभी भी लगे हुए हैं। हाँ। अभी भी लगे हुए हैं वो, लेकिन वो कॉर्पोरेट्स हैं। वो क्या है कि अपने ही एम्प्लॉयज़ के बीच में हमारे अंडर कवर एजेंट्स को लगा के रखते हैं, ताकि लोअर लेवल पे क्या चल रहा है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहे। ठीक है, इट्स तो लाइक अ लॉन्ग ऑनगोइंग प्रोसेस ऑन ये गोइंग है। प्रोसेस, यस। यस। करेक्ट। और कुछ ऐसा है जहाँ पे लाइक सब कुछ सारे पैरामीटर्स पे वो खड़ा उतरा, सब कुछ हुआ, बट फिर भी केस फेल हो गया, कोई अंडर कवर एजेंट ने गड़बड़ कर दी, कुछ ऐसा होता है कभी? और अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर कैसे नहीं, हैंडल देखो, होता है? कभी ऐसा होता नहीं है कि अंडर कवर एजेंट कोई गड़बड़ कर दे। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि जो भी अपने लेवल पे रह के इन्फॉर्मेशन निकालना। ठीक है, और मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे पैमानों पे हम चेक करके अंडर कवर एजेंट को लगाते हैं, तो कभी आज तक तो ऐसा केस कोई नहीं हुआ। ठीक है, हाइपोथेटिकली तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, बट आज तक नहीं हुआ कि जहाँ पे अंडर कवर एजेंट से कोई गलती हो गई हो। बिल्कुल सेफ प्ले करा जाता है। बिल्कुल सेफ प्ले किया जाता है। हर चीज़ कंसल्टेशन से करी जाती है, हर स्टेप को
डिस्कस करके आगे बढ़ाया जाता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एक्चुअल आपकी टीम को या आप लोगों को भी जान मान का खतरा होता है, या कुछ ऐसा होता है जहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है जहाँ से लगता है कि यार निकलो या इसको बंद करो? ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे साथ, ठीक है, हाँ। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है जहाँ पे जो है ना हमें ऐसा लगा कि लाइक इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दिस पॉइंट राइट नाउ। हम्म। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हमारे साथ हुए हैं। ठीक है, तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कहीं पर हो जाती है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो लेकिन अपने आप हो जाती हैं। हम्म। ठीक है, तो आप तो नॉर्मल कोर्स में सोच के चल रहे होते हो कि नॉर्मल ऑपरेशन है। ठीक है, हमने पहले 100 केसेस हैंडल किए हैं, उन 100 केसेस का रिजल्ट इस तरीके से ऐसा आया था। हम्म। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 101वें केस का भी वैसे ही आए। राइट। 101वें केस में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। हम्म। ठीक है, तो डिपेंडेंट होता है कि सिचुएशन कैसी है, उसी हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ता है। करेक्ट। हम्म। अच्छा, टेल मी वन स्टोरी। ऑफ कोर्स ऐसा हुआ होगा क्योंकि लोग ऐसे होते ही हैं कि कोई ऐसा क्लाइंट आया हो, कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आया और उसने आपको बहुत सारी परेशानी बताई हो, बहुत सारी स्टोरी बताई हो, और आपको भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो गया, आपकी टीम को भी हो गया हो कि हाँ ये जो बोल रहे हैं सही है और इनकी बात में लॉजिक्स है। बट आगे चल चल के समय के साथ पता लग रहा हो कि यार यही क्लाइंट में गड़बड़ है, यही है जो हमारा सिक्का ही खोटा है। कुछ ऐसा देखो, होता है? ऐसे कई बार डिस्कवरीज हो जाती हैं, हम्म। बहुत सारे केस में ऐसे डिस्कवरी हुई। अब ये एक रीसेंट केस हुआ था, तो इसमें मुझे डिस्कवरी इसलिए था कि ये रीसेंट है। हम्म। ऐसे तो बहुत सारे केस में हुई है, इसमें हमारे क्लाइंट ही गलत निकले एंड अंत में पता चला कि हमारे क्लाइंट ही गलत थे। हाँ। ठीक है, लेकिन ये वाला एक केस ऐसा केस है क्योंकि अभी रीसेंट हुआ तो मुझे याद है। इस केस में क्या हुआ है कि हमारी जो क्लाइंट का हस्बैंड है, हम्म। ठीक है, जस्ट आफ्टर 8 months ऑफ मैरिज ही कमिटेड सुसाइड। ओह। right? And now client came to us to find out the background of the client, background of the case. ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द केस का मतलब है कि भाई बैकग्राउंड ऑफ हस्बैंड, सॉरी, हस्बैंड ने क्यों हाँ, कि सुसाइड हस्बैंड किया? नहीं सुसाइड क्यों नहीं किया। देन? और हमने उससे बोला कि आपको सुसाइड का रीजन जानना है कि उसने सुसाइड क्यों किया। हाँ। कहते नहीं, मुझे वो नहीं जानना है। देन? क्योंकि मुझे ये जानना है कि उसका बैकग्राउंड क्या था मेरे हस्बैंड का। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब वो एक्सपायर हो गया, अब आपको बैकग्राउंड चेक की क्यों जरूरत है। ठीक है, कहते हैं कि नहीं, मुझे बस उसका बैकग्राउंड जानना है कि बैकग्राउंड कैसा था, ये मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने कहा कि मतलब आप क्या जानना चाहते हो। कहते हैं कि मैंने कहा रीज़न क्या है आपका, मतलब हमें लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे स्टेज पे बैकग्राउंड की चेक करना है। कहते हैं कि वो जो है एक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। ठीक है, और उनका जो मोबाइल, उनके डेथ के बाद जो मेरे हाथ में मोबाइल आया है, उसमें ना लड़कियों के नंबर सेव्ड हैं अलग अलग नामों से। अलग नामों से, नाम तो वही है, नंबर भी वही है, बट उनके आगे एक नंबर लिख रखा है। किसी के आगे 19 लिख रखा है, किसी के आगे 24 लिख रखा है, किसी के आगे 42 लिख रखा है। ठीक है, ये है रैंडम तो नंबर्स। हाँ, मुझे ये जानना था, मुझे ये जानना है कि मेरे हस्बैंड प्रोस्टिट्यूशन इन्वॉल्व तो नहीं था, इनका किसी का अफेयर तो नहीं चल रहा था। ओह। ठीक है, हाँ। तो मैंने कहा कि बट अब तो चले गए, अब क्या फ़र्क पड़ता है। कहते नहीं, मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जानना है बस ये। हाँ। हमने कहा कि चलो ठीक है जी, इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं। हमने डेड पर्सन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। डेड पर्सन के ऊपर, जब डेड पर्सन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी तो हमने उसके इंस्टीट्यूट से जाके चेक किया तो पता लगा बहुत ही डिसेंट आदमी थे। ठीक है, कभी किसी लड़की को गलत निगाह से नहीं देखा, किसी गलत निगाह से बात नहीं करी, काफ़ी सारी लड़कियों से, उनकी स्टूडेंट से हमने बातें करी। ठीक है, सबने बताया बहुत डिसेंट प्रोफेसर थे। ठीक है, उनके इंस्टीट्यूट के स्टाफ से बात करी, सबने बड़े डिसेंट थे। उनके आस पड़ोस में बात करी तो पता चला बड़े डिसेंट आदमी थे। घर के सर्वेंट से बात करी, बड़े डिसेंट थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनके नेबरहुड ने, उनके सर्वेंट्स ने हमारे को ये इन्फॉर्मेशन दी कि जो इनकी शादी हुई थी ना, वो बहुत ख़राब हुई। जो लड़की आई थी ना, वो जो थी ना, बहुत ही क्रूअल मॉन्स्टर थी वो। ठीक है, कहते हैं हर टाइम लड़ना झगड़ना, ब्लैकमेलिंग, हर किसी की किसी भी चीज़ पे करना उनको। पूरी फैमिली को इसने जो है ना आने के बाद से एकदम सरप्रेस कर दिया था। और हर बार इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि तुमने अगर मेरे साथ किया मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के मर जाऊँगी कि तुम्हारी वजह से मेरा सुसाइड हुआ है। ठीक है, तुम सारे के सारे लोग जेल जाओगे। अपनी बात को मनवाने के लिए वो औरत किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती थी। ठीक जो है, क्लाइंट थी। हाँ, जो हमारी क्लाइंट थी। ओके। ठीक है, तो अब हमारे को जब ये व्यू मिला, ठीक है, तो हम स्टिंग ऑपरेशन बनाए थे, हमारे रिकॉर्डिंग में आ गया वो व्यू। ठीक है, अब हमारा काम उसका बैकग्राउंड चेक करना था, हमारा काम सुसाइड किसी रीजन से ये चेक करना था ही नहीं। ठीक है, फिर भी जो है जब ये व्यू आ गया हमारे पास, अच्छा, अब हमारे को जो है उसके नेबर्स ने ये बताया कि फैमिली बहुत डिस्टेंट थी, इनकी लड़की जो है रोज़ चिल्लाने की आवाज़ थी, इतनी तेज तेज सीखती थी ये लड़की। कहते हैं कि अगर इसकी बात नहीं मानते थे ना तो अपना सर दीवारों में मारना शुरू कर देती थी। ये ऐसी लड़की थी। ठीक है, तो कहते हैं सिर्फ ये सप्रेस करने के लिए कि मेरी बात मानो, तो जो मैं कहूँगी वही करना पड़ेगा, इस तरीके की थी। तो ये बात हमें बड़ी अब्रप्ट लगी।
अब हमने जो है ना, हमने कहा कि पता नहीं ये लड़के वालों की साइड से शायद इसलिए ऐसा बोल रहे होंगे, तो हमने उस लड़की की साइड से जाके इन्वेस्टिगेशन करी जहाँ पे हमारी क्लाइंट खुद रहती थी, हाँ, ठीक है। तो उसके भी जो पिछले सर्वेंट से वहाँ पे काम करे, कहते हैं जी ये तो बहुत ही गंदी लड़की है, तो हर किसी लड़ती झगड़ती रहती है, इसका नेचर ही ऐसा है। कहता है कि हमसे भी ऐसे लड़ती थी कि सबको दुखी करके रख रखा था इसने यहाँ पे, उसे खुद के करके सर्वेंट्स ने ऐसे बोला हमें, ठीक है। तो जब हमारे को जब उसके सर्वेंट्स ने ऐसे बोला, जब हमें विश्वास हो गया कि भाई हमारी क्लाइंट ही गलत है, तो अब हमारा काम था उसका बैकग्राउंड चेक करना। हमने लिख के दे दिया कि भाई वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उसका कोई ऐसा अफेयर नहीं निकला है, कोई प्रोस्टिट्यूशन में उसका कोई हमारे को लिंक नहीं मिला है, ठीक है। तो ऐसी कोई डिस्कवरी हमारे पास हुई नहीं है, और ये उसकी प्रोफाइल रही है शुरू से लेके अब तक की। लेकिन हमारा काम है सच बताना, ठीक है। हमें बताइए लेकिन लोग आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, और हमने उसको रिकॉर्डिंग से प्रोड्यूस कर दी, एज इट इज दे दिया। ठीक है। हाँ, कि हमने रिकॉर्डिंग्स जो प्रोड्यूस इन द सेंस कि हमने दिखा दिया उनको कि भाई ऐसे ऐसे देखो ये लोग बोल रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। तो वो तो जो है वो एजिटेट हो गई, ठीक है। और उसने तो हमारे को अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए हमारे ऑफिस में बैठ के आधे घंटे तक रोती रही वो, और हमारे ऑफिस में जो है एकदम से उसका साइको सा बिहेवियर सामने आ गया, रोई जा रही है प्रोफ्यूजली कि नहीं मैं सही हूँ, वो गलत थे, पूरी फैमिली ने मुझे सप्रेस किया हुआ था, पूरी फैमिली ने मेरे को वो किया हुआ था, बर्बाद किया हुआ था। फिर हमारे को उसका समझ में आया कि वो क्यों चाहती थी वो निकालना। वो इसलिए निकालना चाहते थे कि वो अपने हस्बैंड का कैरेक्टर असैसिनेशन करना थे, क्योंकि सब उसको गलत मान रहे थे उसके सुसाइड से, ठीक है। वो सब ये सोच रहे थे कि इसकी वजह से इसने सुसाइड किया है, ठीक है। तो वो ये चाहती थी कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिससे कि दुनिया को ये बता सके कि मैं सही थी, मेरा हस्बैंड गलत था। साइको कैसे डील करते हो आप लोग इन साइको से? सो सॉरी मैं फिर आ गया, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं सब्सक्राइब करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे गेस्ट लाने के लिए जो आपका, मेरा, अडॉल्ट टॉक्स का, तीनों का भला करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, बट ये चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, हाँ, बहुत होता है। अभी एक ऐसे ही एक वियर्ड रिक्वेस्ट आई एक पर्सन की, कहता है जी मेरे को जो है मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो किसी के साथ मतलब वो मैरिड थी, और मेरे साथ गर्लफ्रेंड भी थी, हम सेम ऑफिस में काम करते थे, और हमारा कई साल रिलेशनशिप चला। नाउ शी हैज़ अगेन गॉन बैक टू हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड का अच्छी ज़िंदगी जी रही है, ठीक है। और शी हैज़ लेफ्ट मी। मैंने कहा हमसे क्या चाहिए आपको? कहता है मुझे ना उसके बाल काट के ला दो, ठीक है, और उसके ना कपड़े का कोई पीस ला दो। मैंने कहा बाल काट के ला दो, कपड़े का पीस? कहता क्यों? मैंने कहा क्यों चाहिए आपको? कहता है जी मुझे ना उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा के अपने पास वापस लेके आना उसको। मैंने कहा व्हाट अ वियर्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। साइकोज होते हैं। फिर मैंने कहा जी हम नहीं कर सकते, पीछे पड़ गए, नहीं जी आपको करना है, जी आपको करना है, प्लीज़ आपको करना है जी, आपको जो पैसा चाहिए ले लो। तो कहता अच्छा चलो आप ये नहीं कर रहे ना, आपके एथिक्स का नहीं जाता, आप एक काम करो, आप उसको चाय पीने के लिए तो बुला सकते हो ना किसी बहाने से, कहीं भी चाय कॉफ़ी के लिए बुला लो, बस जो मैं दूंगा उसकी चाय में मिला के उसको दे देना। मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, आई विल रिपोर्ट यू टू द पुलिस इफ यू से सो टू मी, ठीक है। तो ऐसे कई सारे साइकोपैथ्स आते हैं अजीब सी चीज़ें लेके हमारे पास। वो यू थिंक कि होता है ऐसा ब्लैक मैजिक, या हैव यू एनकाउंटर्ड ऐसा कोई केस जहाँ पे आप लोगों को दिखा हो कि कुछ भी ब्लैक मैजिक के साइन सिंबल्स? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ऐसा ना बहुत सारे केस हमने किए हैं जहाँ पे कई सारे तांत्रिक, अघोरी, बाबा, ठीक है, जो कि ब्लैक मैजिक के नाम पे लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे सेक्सुअली भी और पैसे से भी, ठीक है, उनको हमने पकड़वाया है, ठीक है। और ऐसी कई सारी केस स्टडीज मैंने दी भी हैं अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में, ठीक है। लेकिन कई केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे जो सिम्टम्स लोगों ने हमें बताए या जो चीज़ हमने देखी उसमें हमारे को लगा कि हाँ ये वाकई में जो है ना ये ब्लैक मैजिक हो सकता है, क्योंकि रीज़न नहीं समझ में आता कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो अभी ये एक केस ऐसा हमने किया, बताइए। इंदौर की फैमिली का केस था। ये जो फैमिली थी ये काफ़ी जो है ना वहाँ की रिच रिनाउंड फैमिली है, ओके, ठीक है, और फ्लीट ऑफ कार्स है। तो मुझे केस एक्सप्लेन कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, ठीक है, और हस्बैंड और वाइफ थे, दोनों बहुत एजुकेटेड हस्बैंड वाइफ, ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, इंग्लिश में पूरी बात कर रहे थे, मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो है ब्लैक मैजिक में बिलीव करने वाले लोग जो होते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उन्होंने जो है मुझे बताया कि कहते हैं कि नमन जी हम ब्लैक मैजिक में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, कहते हैं कि लेकिन अब जो है ना बड़ी स्ट्रेंज चीज़ें हुई। हमारा जो है बिजनेस जो है, हम एक पर्टिकुलर प्लेस में रहते, भोपाल में रहते थे हम। भोपाल में जब रहते थे तो हमारा बिजनेस जो था बड़ा अच्छा था पहले, ठीक है, और हमारी यहाँ पे जो है वो भी थी, फैक्ट्री भी थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन बिजनेस डाउन जाना शुरू हो गया।
ठीक है। तो और जो है ना, घर में मेरी बेटी बीमार रहने हो गई, मेरी वाइफ बीमार रहना शुरू हो गई, हम सब बीमार रहने शुरू हो गए, मेरे फादर बीमार हो गए, सब हम बीमार हो गए। तो हमारे को जो है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने इंदौर शिफ्ट कर लिया। तो इंदौर में आने के बाद सब कुछ अच्छा होने लगा दोबारा से, मेरे के अंदर मोटिवेशन आ गई, यहाँ पर सब ठीक भी हो गए। हमने जो है वो काम भी करना शुरू कर दिया और हम फास्ट राइस भी करना शुरू हो गए। ठीक है। लेकिन फिर अब थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि इंदौर में भी जो है वो चीज़ जो है वो हमारे साथ फिर से होनी शुरू हो गई यहाँ पे आके। ठीक है। तो कहते हैं कि खैर हमारे को वो नहीं था, हम भगवान में बड़ा बिलीव करते हैं, वेरी रिलीजियस पीपल। हाँ। हमने जो है एक पर्सन को बुलाया, वो बड़े जाने माने एस्ट्रोलॉजर, हमारे फ्रेंड ने किसी ने रेफरेंस दिया उनका। ओके। ठीक है। वो कहते हैं बहुत जाने माने पर्सन है, और वो जो है वो पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, अच्छी पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, और उनके अंदर सिद्धियाँ भी हैं। ठीक है। तो हमने उनको बुला लिया। तो उन्होंने हमारे पूजा, जैसे ही वो हमारे घर में आए, ठीक है, उन्होंने बोला कि इस घर में तो बहुत नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है। और कहते हैं कि उनको जो है ना एकदम से कुछ आभास हुआ। उन्होंने हमारे को एक कबर्ड में लेके गए, कबर्ड के पास, कहते इसको खोलो। कहते वो लॉक पड़ी थी कहीं कोई काफ़ी टाइम से। ठीक है। तो हमने जो है उसको, हमने कहा इसके अंदर क्या हो, कहता खोलो इसको तुम पहले। कहता कि हमने उसमें खोला तो उसमें हमें एक वुडू की डॉल मिली। ठीक है। और ये कोई तंत्र मंत्र का जो सामान था वो सब मिला। और उसमें जो है वुडू की डॉल के चारों ओर मेरा, मेरे वाइफ का और मेरे फादर का, हम तीनों का नाम लिख रखा था। ठीक है। पर्चियों पे, और उसके साथ बांधी हुई थी पर्चियाँ उस वुडू की डॉल के साथ। ठीक है। तो कहते हैं कि फिर हमारे को बड़ी हैरानी हुई ये देख के कि हमारे घर में कैसे आए कि ये चीज़, हमने कभी सोचा ही नहीं है। ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि आप, अच्छा, फिर वो कहते हैं कि दूसरी जगह पे लेके गए। कहते हैं एक चेयर थी हमारे यहाँ, उसका जो पाया था ना थोड़ा मोटा था। कहते हैं इस पाए के अंदर देखो क्या है। ठीक है। तो मुझे यहाँ से एनर्जी आ रही है। मेरे को शौक लग रहा था सब सुन के। मैंने कहा कि ऐसा भी होता होगा इस दुनिया में। उन्होंने पाए के अंदर खोल के देखा, तो देखा उसके अंदर से वो निकले। कहते एक थैली थी, थैली के अंदर, ठीक है, जो पिग होता है ना उसके जो क्लॉज होते हैं, पंजे, ठीक है, वो बंधे हुए थे। ठीक है। और वो पंजों के साथ भी धागा बंधा हुआ था, और उसमें पर्चियाँ निकली हैं। उन पर्चियों में भी हमारा नाम निकला है, मेरा, मेरी वाइफ का और मेरे उसका फादर का नाम निकला है। कहते हैं अब हमारे को तो बड़ी हैरानी हुई ये बात देख के। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जो है आप जो है ना सेकंड फ्लोर पे चलो। सेकंड फ्लोर पे मुझे लेके गए। सेकंड फ्लोर पे ले जाके उन्होंने देखा कि एक पौधा है, गमला है, गमले में से एक नारियल निकला। नारियल पे काला कपड़ा बंधा हुआ था, दबा हुआ था गमले के अंदर वो नारियल, और उसके अंदर से काला कपड़ा निकला, काले कपड़े में बंधा हुआ था, और उसमें 3 क्रॉस के मार्क थे। ठीक है। 3 क्रॉस के मार्क निकले उसमें से। ठीक है। तो कहते हैं बड़ी हमें हैरानी हुई। हमने कहा भाई ये कौन करा रहा है। ठीक है। तो उन्होंने बताया भाई ये कोई उन्होंने जो उनको आभास हुआ था कि सरला नाम की लेडी है। कहते हैं कि हमारे को तो एहसास नहीं हो सरला नाम कौन है, हम दूर दूर तक सोच लिया, हमें सरला नाम कोई मिला नहीं। ठीक है। तो कहते हैं कि फिर हमने जो है हमने कहा कि भाई अब जब ये चेक किया तो आप सारी चीज़ें चेक करो, फिर तो आप हमारे ऑफिस में भी चलो। वो फैक्ट्री में लेके गए। कहते हैं गोडाउन में लेके गए। गोडाउन में जाके देखा तो वहाँ पे वुडू डॉल्स मिली। ठीक है। फिर जो है हम दूसरे कमरे में लेके गए, वो मेरे कैबिन में, तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे वो जो है किसी ने तंत्र मंत्र का कुछ वो रख रखा था। तो कहते हैं कि अब हमारे को तो बड़ा शक हो गया इस बात पे। फिर जिस घर में पुराने बड़े रहते हैं भोपाल में, हम उसमें लेके गए। उसमें उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया कि यहाँ पे ये चीज़ रखी है, यहाँ पे ये चीज़ रखी है। तो कहते हैं कि अब जो है अब सारी चीज़ें रिकवर हो गई। ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कोई सरला नाम की लेडी है इसके पीछे, जिसने किया। कहता हमारे को कोई याद नहीं है कि कौन है ये सरला वरला, हमें तो कुछ नहीं पता था। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि जब आपको ये सब चीज़ें मिली, मैं ध्यान से सुन रहा था, मैंने कहा आपको जब चीज़ें मिली, इन सब चीज़ों पे एक्सेस किसके था, कौन रख सकता था वहाँ पे इन चीज़ों को, जा कौन कौन सकता था। तो कहते देखो जी जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनको तो हमने ज़िंदगी में पहली बार बुलाया था। ठीक है। और वो तो ना तो उन्होंने हमसे कोई पैसा चार्ज किया। ठीक है। ना ही कोई जो है वो पैसा चार्ज करते हैं। वो तो जाने माने सिद्ध व्यक्ति हैं, वो किसी से पैसा चार्ज नहीं करते। ठीक है। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि उनका इसमें कोई सेल्फिश इंटरेस्ट था। ठीक है। और कहते हैं कि जब ये चीज़ें डिटेक्ट हुई, ठीक है, तो उसके बाद से, ठीक है, हमने जब पूजा वूजा कराई अपने घर में, सब कुछ कराया, थोड़ा थोड़ा ठीक भी हुआ हमारा। कहते लेकिन हमारे को जाना है कर कौन रहा है। मैंने कहा कि आप एक बात बताओ कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने जिसका इन सारी जगहों पे एक्सेस है, कौन सा ऐसा सर्वेंट है आपका। कहते हैं जी ऐसा कोई सर्वेंट नहीं है जिसका हमारी फैक्ट्री में भी
एक्सेस हो, जिसका हमारे गोडाउन में भी एक्सेस हो, जिससे हमारी कमरे की अलमारी में भी एक्सेस हो, जिससे हमारे पुराने घर में भी एक्सेस हो। ऐसा कोई भी एक पर्सन नहीं है जिसका इन सारी जगहों पर ही एक्सेस हो। तो मैंने कहा कि फिर तो, और मैंने कहा कि फैमिली मेम्बर्स में किस किस का है? कहते फैमिली मेम्बर्स में जी हम तो जो है 5 लोग हैं, बच्चों को अगर हटा दें तो, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं, मेरी वाइफ, मेरे फादर, मेरा बड़ा भाई और मेरी भाभी, हम 5 मेंबर्स हैं और बाकी तो बच्चे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि अब इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इन 5 लोगों का जो एक्सेस है, ठीक है, वही हर जगह है, इन्हीं लोगों का है और किसी का नहीं है? कहते हैं नहीं। फिर अच्छा कहते हैं एक और भी बात उन्होंने मुझे बताई खास उस टाइम पे। कहते हैं कि मेरे, उन्होंने ना एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि तुम्हारा 2023 में फादर को कैंसर हुआ था, ओके। ठीक है, और वो बिल्कुल डेथ बेड पे थे। हाँ। तो कहते हैं जी हाँ बिल्कुल डेथ बेड पे थे, ऐसा हुआ था। कहते हैं तुम उनको 7 समुंदर पार लेके गए थे? कहते हैं कि हाँ मैं 7 समुंदर पार ले गया था। कहते हैं बच गए वो? कहते हैं हाँ बच गए। तो कहते हैं कि और एक्चुअली में मेरे फादर को कैंसर हुआ था और यहाँ पे कैंसर था और मैं उनको अमेरिका लेके गया उनका इलाज कराने के लिए, और वहाँ पे 2 महीने में उन्होंने बोल दिया इनको कैंसर है ही नहीं इनकी बॉडी में। कैंसर क्या होगा? यहाँ पे वो कहते कि 2 महीने ज़्यादा बचेंगे नहीं, और उन्होंने अपनी होप ही लूज़ कर दी थी। और कहते हैं वहाँ पे आके बिल्कुल ठीक हो गए। तो उन्होंने बताया कि मैंने उनको बताया ये इंसिडेंट कि भाई ऐसा हुआ था, हाँ। तो कहते हैं तुम उनको 7 समुंदर पार ले गए थे यहाँ से, इसीलिए वो बच गए। तो कहते हैं इसीलिए मैंने तो अपनी बेटी को अब्रॉड शिफ्ट कर दिया है कि वो इस जंजाल से तो बाहर निकले। हाँ। ठीक है। और कहते हैं जहाँ से वो नारियल मिला था ना, हाँ। उनको उसी जगह पे मेरी बेटी को सपने आते थे कि वो नारियल को उसी जगह पे देखा करते, नारियल को नहीं देखती थी, उस जगह पे माता को भूतों से, पिशाचों से फाइट करते हुए देखती थी अपने सपनों में, और उन्होंने आके बताया भी था। ठीक है। तो कहते हैं कि और उसी जगह से वो नारियल मिला था काले उसमें। तो मैंने कहा कि अच्छा 3 लोग तो आपके एक्सक्लूड हो गए, कि 3 लोगों तो पर्ची पे नाम थे आपका, आपकी वाइफ का और आपके फादर का। तो इसका मतलब अपने ऊपर तो आप टोटका कराओगे नहीं, 3 लोग तो आप लिखोगे नहीं। ठीक है। लगे बचे आपका ब्रदर और आपकी ब्रदर की वाइफ। ठीक है। तो मैंने कहा कि आपका ब्रदर और आपकी ब्रदर की वाइफ, कहता मेरा ब्रदर तो जी बड़ा भोला है। ठीक है, वो तो ये काम कर नहीं सकता और वो बहुत बहुत बिजी रहता है बिजनेस में। ठीक है। और बिजनेस हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, और मेरे ब्रदर का तो मेरे से ही बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है। तो वो तो बहुत बिजी रहता है, उसका टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो मेरी जो वो है भाभी है, वो हो सकता है कि ऐसा काम जरूर करती हो, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, कई बार नौकरों ने भी हमें बताया। ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो जी आपका एक तो डिडक्शन की पावर से यही डिटेक्ट हो गया कि कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। कहता लेकिन मेरे भाई को पता हो सकता है कुछ बोल ना रहा हो। तो मैंने उनसे बल्कि यही पूछा, मैंने कहा कि वो लोग ऐसे ब्लैक मैजिक कर रही हैं, वो खुद प्रॉस्पर कर रहे हैं? कहते जी हाँ, तो बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं वो तो। शायद हमारे यहाँ नेगेटिविटी फैला के उनका जो है वो सारी प्रॉस्पेरिटी उन्हीं के यहाँ जा रही है। कहते उन्होंने तो बहुत राइज किया। ठीक है, इतने सालों में। तो कहते हैं कि मैंने कहा फिर जब इतना राइज आपके कर लिया है तो किस बात की वो है? कहते हैं कि जेलसी है। कहते हैं कि वो जो है ना, जो हम फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है, उनको वही फ्रेंड्स चाहिए होते हैं। जिस घर में हम रहते हैं उनको वही घर चाहिए होता है। ठीक है। जो हम कार यूज़ करते हैं उनको वही कार चाहिए होती है। अच्छा, कार के बारे में भी एक बात बताई। कहते हैं कि मैं जो भी कार लाता हूँ अगले दिन खराब जाती है। कहते हैं अब आप इसको ब्लैक मैजिक से मानो या ना मानो, जो मर्जी मान लो आप। ठीक है। कहते हैं कि मैं जो, और कहते हैं लग्जरी से लग्जरी कार, कहते हैं और आज तक मैकेनिक से फाइंड आउट नहीं कर पाए इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है। ठीक है। और कहते हैं कि गाड़ी खड़ी हुई है, वो आज लाऊं गाड़ी, कल खराब हो गई। कहते हैं और एक गाड़ी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मल्टीपल कार्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे। कहते हैं गाड़ियां खराब हो जाती है मेरी। ठीक है। तो कहते हैं कि जी आप जो है ना, कहते हैं कि जो आपका शक गया है ना, ठीक है, वही मेरे को पता नहीं क्यों खटक रहा था। ठीक है। लेकिन आपकी बात से मुझे कंफर्म हो गया कि इसमें जो है मेरी भाभी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है। आप जो है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन करके बताओ वो तांत्रिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक है। फिर हमने जो है वो टास्क लिया, फिर हमने उसकी भाभी को फॉलो करना शुरू किया। जब हमने उसकी भाभी को फॉलो किया, कई दिनों तक फॉलो किया, ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया वो किस तांत्रिक के पास जाती है, किससे पूजाएं कराती है। वी गॉट टू नो एवरीथिंग अबाउट हर एंड देन वी सबमिटेड देम द रिजल्ट्स। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि ब्लैक मैजिक वर्क करता है या नहीं करता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे ब्लैक मैजिक हो रहा था, कोई कर रहा था, उसका इफेक्ट उनके ऊपर कितना आ रहा था मैं कह नहीं सकता। तो मैं ये नहीं कहता कि ब्लैक मैजिक हो रहा था या वो उसका इफेक्ट क्या हो रहा था,
ठीक है, या उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कुछ नहीं कह सकता। हर कोई अपनी अपनी फिलॉसफी से चल सकता है, जो जो मानना चाहे माने ब्लैक मैजिक को, जो ना मानना चाहे ना माने। ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो ब्लैक मैजिक कर जरूर रही थी। ओके, क्या क्या आपने क्या क्या देख लिया ना अपनी लाइफ में? बहुत कुछ, बहुत कुछ। आपने आपने जब आप छोटे थे तो हम्म। आपने सोचा था कि ये सब देखोगे, या आपका क्या था? आप अपनी स्टोरी बताओ थोड़ी सी। एक्चुअली में क्या था कि देखो, जब मैं छोटा था तो मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मैं जो है कोई ये बनूंगा, डिटेक्टिव बन जासूस। जाऊंगा। साइंटिस्ट बनना चाहता है बचपन से, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो हाँ। मुझे समझ में आ गया साइंस इज नॉट फॉर मी। ठीक है, तो आई बिकेम अ कॉमर्स ग्रेजुएट। हाँ। स्टडीज में बहुत अच्छा था। हम्म। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में मैं ऑलवेज यूज टू स्कोर फुल। अरे वाह। ठीक है, हाँ। तो मेरा ना बड़ा मैथमेटिकल सा ब्रेन था। हाँ। लेकिन जब मेरे डेज थे ना, जब मैं ग्रो अप कर रहा था, तब से ना मेरे जितने भी रिश्तेदार थे, फ्रेंड्स थे, अगर वो कोई भी चीज़ घर में गुम होती थी, कोई चोरी हो जाती थी, ठीक है, मैं ना उसको फाइंड आउट कर देता था। या जड़ किसी के खोल साथ में लेते प्रॉब्लम थे। होती थी ना, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। हाँ। तो लोगों को ना लगता था कि ये तो जुगाड़ू है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। अगर कोई भी इसको बोल दो ना टास्क, ये कर देगा उसको। ठीक हाँ। है, तो मेरे अंदर ना एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अपने आप डेवलप होता रहा कि अगर कोई मेरा प्रॉब्लम लेके आएगा तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। और हम्म। बड़े अनकन्वेंशनल मेथड्स यूज करता था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हाँ। ठीक है, तो अब धीरे धीरे वो इंस्टिंक्ट मेरे अंदर इतनी स्ट्रांग होती चलेगी अपने आप, कि मुझे ऐसा लगा अच्छा, काफ़ी सारे लोग मेरे पास, कॉलेज में मैं आया, कॉलेज में भी लोग ऐसे ही होने लगा मेरे साथ। हम्म। मुझे लगने लगा कि क्या मैं इसी के लिए बनाऊं। फिर कि मैं लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व करता रहता हूँ, जिसको देखो मेरा अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, यार ये कर दे, यार ये वो कर दे। तो हाँ। फिर मुझे लगा कि वाई डोंट आई अडॉप्ट इट एज अ प्रोफेशन। हम्म। फिर अच्छा, डिटेक्टिव्स जो होते हैं ना, हम्म। एक मिस्टीरियस वर्ड है, सबका इंटरेस्ट होता है इसमें। हाँ। मेरे ख्याल से बहुत लोग होंगे हिंदुस्तान में डिटेक्टिव बनना चाहते हैं, ऐसे ही मैं भी था एक, तो हाँ। डिटेक्टिव बनना चाहता था। लेकिन मेरे अंदर विल बड़ी स्ट्रांग थी। हम्म। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक जगह पे कोई वैकेंसी निकली थी, मैं कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ था, हम्म। तो देखा कि एक डिटेक्टिव में एक वैकेंसी निकली हुई है। हम्म। ठीक है, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाकर मैंने इंटरव्यू दिया। मैं आई वाज जस्ट अ फ्रेशर। तो जिसके यहाँ गया था वो एक सीबीआई ऑफिसर थे, कोई अपनी डिटेक्टिव एजेंसी चलाते थे उस टाइम पे। ओके। 1997 की बात करो, छोटा सा ऑफिस था एक, उसमें छोटे से कमरे में। हाँ। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मैं वापस आ गया। ठीक है, आई डिडंट गेट सिलेक्टेड। ओके। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि फिर मैंने कहा कि लेकिन अब मेरे दिमाग में फितूर था कि मुझे करना है ये काम। हाँ। ठीक है, अच्छा, सेलेक्ट मैं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरा वैकेंसी एक थी, हम्म। और मेरे साथ ना एक और भी लेडी इंटरव्यू देने आई थी, उन्होंने उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मतलब ये तब से चल हाँ हाँ, रहा है। ओके। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैं आ गया, मैंने कहा कि लेकिन मुझे इसमें अपना करियर बनाना है। देन हम्म। आई वेंट टू यूके, आई डिड माय प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स कोर्स फ्रॉम देयर। हम्म। ठीक है, और फिर मैं कोर्स करके वापस इंडिया में आया। देन आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। हम्म। ठीक है, एंड देन वी स्टार्टेड प्रॉस्परिंग इनटू द बिजनेस। हम्म। तो दिस इज हाउ माय लाइफ स्टार्टेड एज अ डिटेक्टिव। और मैं आपको बता दूं, जितनी मेरी एज भी नहीं है उससे ज़्यादा आपको काम करते हुए हो गया टाइम। 28 ईयर्स, हाँ, आई एम 26। 1997 से स्टार्ट किया था। वाह। या 2 साल बाद पैदा हुआ था मैं। ग्रेट। सो अब थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। आई वांट कि, और जितने भी लोग हैं, सबको होता है कि यार मेरे से जो सामने वाला बंदा है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, या एकदम से मेरी, अभी आपकी सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे दिमाग में सारे वो लोग घूम रहे हैं जो एकदम से मेरी लाइफ में आए हैं। अब हाँ मैं बस पीछे जा रहा हूँ कि यार ये कोई मेरे पे जासूसी तो नहीं कर रहा है, या हाँ ये कोई एजेंट तो नहीं है मेरी लाइफ में। बट द पॉइंट इज कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में, ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग प्यार में गलतियां करते हैं। लोग जब बिल्कुल ट्रस्ट कर जाते हैं 100%, चाहे वो दोस्त से करे, चाहे वो किसी रिश्तेदार से करे, चाहे वो किसी एक रैंडम स्ट्रेंजर से करे, जब भी ट्रस्ट एक्सट्रीम होता है, जब भी इमोशंस एक्सट्रीम होते हैं, पीक पे होते हैं, वहीं पे सारे गड़बड़ होती है। तो कैसे हम ये फिगर आउट करें कि सामने वाला बंदा हमारे से सच बोल रहा है? कैसे फिगर आउट करें कि सामने वाला बंदा हमारे को कौन तो नहीं कर रहा, चीट तो नहीं कर रहा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, उसकी इंटेंशन हमारे लिए सही है या नहीं? तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी। ठीक है, अब इसमें एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन है। ठीक है, हम्म। एक तो पहली बात कि ये क्वेश्चन है कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसको कैसे पकड़ना है। हाँ। ठीक है, दूसरी बात कि अपने आप को सेफ गार्ड कैसे करके चले। ठीक राइट। है, तीसरी बात कि अगर आपको कोई कौन कर रहा है नहीं कर रहा है तो कैसे पता करें। हम्म। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन एक में, तो पहले तो झूठ बोलने को बताता हूँ। देखो, झूठ बोलने के लिए क्या है कि अगर आपको चेक करना है कोई झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आस्क मैनी क्वेश्चन टू दैट पर्सन। ठीक है, हम्म। जब आदमी से आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो आदमी ना कहीं फंबल कर जाता है। हाँ। ठीक है, और इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछो, ठीक है, तो आदमी कहीं ना कहीं फंबल करेगा। एंड वंस यू हैव टेकन ऑल द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस, आस्क दोस क्वेश्चंस अगेन आफ्टर 10 days। ठीक है, आदमी ना
झूठ भूल जाता है, Right. सच याद रखता है। Right. ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। अच्छा, जब आदमी आपसे झूठ बोल रहा होगा ना, तो हमेशा देखोगे कि ज्यादातर आदमी ना दरवाजे की तरफ देखता है झूठ बोलते हुए। ठीक हाँ. है, आई कांटेक्ट खत्म हो जाता है। दरवाजे की तरफ क्या होता है कि उसका ना एस्केप करना चाहता है, वो उस सिचुएशन को एस्केप करना चाहता है। Hmm. तो जब आदमी आप किसी को कन्फ्रंट कर रहे होते हो, तो वो ना झूठ बोलते हैं दरवाजे की तरफ देखता है ज्यादातर। Okay. ठीक है, आपसे ना आई कांटेक्ट नहीं करेगा, आपसे आंख नहीं मिलाएगा। ठीक है, उसके ना एंग्जाइटी दिखाई देगी। कभी अपनी नाक को स्क्रैच करेगा ऐसे, कभी ऐसे ऐसे सोचना शुरू करेगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब आदमी बहुत सोच के आंसर करता है ना, तो ही इज ट्राइंग टू मेक अप अ स्टोरी इन हिज माइंड टू टेल यू। हाँ. ठीक है, सच एकदम निकलता है। हाँ. ठीक है, कभी अपने पैर हिलाएगा। ठीक है, तो आप उसकी एंग्जाइटी से जज कर सकते हो वेदर पर्सन इज लाइंग टू यू और नॉट। Okay. ठीक है, बट दिस इज नॉट एन एक्यूरेट वे ऑल्सो। अगर इतना एक्यूरेट वे होता तो पुलिस को नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती और Right. पॉलीग्राफिक टेस्ट की जरूरत ना पड़ती। मतलब दिस इज अ चीज जो जनरली लोग कर जो जाते हैं, जनरली लोग बट कर जो जाते बहुत हैं। स्मार्ट है वो नहीं करेंगे, हाँ उनको ये हाँ, सब पता है. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये 100% एक्यूरेट मेथड्स नहीं है, बट ये हम्म. आप जनरली जज कर सकते हो किसी को राइट. इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरी चीज़ पे कि हाउ टू सेव गार्ड योर इंटरेस्ट। हम्म. अगर आपको सेव गार्ड करना है अपने इंटरेस्ट को, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि दैट वॉट एवर यू आर गेटिंग इन टू, हम्म. जस्ट थिंक बिफोर गेटिंग इन टू इट डीपली। ठीक है, मतलब आपको किसी अलायंस में जाना है तो पहले सोचो समझो। ठीक है, उसके बारे में रिसर्च करो, तब आप जाओ। किसी को पैसे पे करने हैं, सोचो समझो, तब उसमें जाओ। ठीक है, थिंक आउट द लॉजिक्स बिहाइंड इट। ठीक है, किसी भी चीज़ को ना इमोशनल होके इमिडिएटली नहीं कर देना है, दिमाग लगाना है हर चीज़ में। ठीक है, टेक अ पॉज, थिंक ओवर इट, एम आई डूइंग द राइट थिंग। इफ़ यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ डाउट कि ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है, देन गेट इट वेरीफाइड और वेरीफाइड योर सेल्फ। हम्म. आप किसी जॉइंट वेंचर में जा रहे हो, आप मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में जा रहे हो, आप किसी को कन्फ्रंट करने जा रहे हो, आप लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो। ठीक है, हमेशा 2 बार सोच के तब उसमें एंट्री करनी है। साइबर फ्रॉड होते हैं, लोग बिना सोचे समझे पैसा दे देते हैं, 1 सेकंड में ओटीपी बताते हैं। लोग ये सोचते भी नहीं हमसे ओटीपी मांग क्यों रहा है, हम्म. किस लिए मांग रहा है। ठीक है, तो बेसिकली लोगों के पास क्या होता है, कॉल आती है। आजकल वॉइस क्लोनिंग के कितने सारे स्कैम्स हो गए थे बीच में, कि बच्चे को पकड़ लिया जी, आपके पुलिस वाले उसको मार रहे हैं, इतना पैसा जमा करा दो। हाँ. और बच्चे के पीछे से आवाज रही, मम्मी बचा लो, मम्मी बचा लो। हाँ, और लोग लोग मान भी रहे हैं. हाँ, और लोग ये भी नहीं सोचते कि एक बार यार अपने बच्चे को फ़ोन करके पूछ लें हाँ. ठीक है या नहीं, उसके ऑफिस में फ़ोन करके पूछ लें ठीक है या नहीं है। ठीक है, राइट. टेक अ पॉज, रिलैक्स, थिंक ओवर इट एंड देन एक्ट। हम्म. ठीक है, और जो भी बेस्ट पॉसिबल थिंग इज कि ट्रस्ट करो, बट इतना भी मत करो कि वो ट्रस्ट ब्लाइंड ट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, राइट. ना ही इतना डिस्ट्रस्ट करो कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। वी हैव टू बैलेंस थिंग्स आउट। हम्म. ठीक है, इसीलिए हमारी कंपनी की टैगलाइन है ट्रस्ट बट वेरीफाई। हम्म. ठीक है, तो ट्रस्ट करो बट वेरिफिकेशन के बाद ट्रस्ट करो। राइट. ठीक है, तो ओके. सेफ गार्ड एंड इंटरेस्टिंग इज, ये टैगलाइन याद रखनी है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। हम्म. ठीक है, तो ये होता है सेफ गार्ड के तरीके। अच्छा, अब चीज़ें हैं कि कोई आपको कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। हम्म. आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, आपके इमोशंस बड़े हाई हैं उसके साथ, आपको कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपकी कोई वाइफ है, आपके हस्बैंड है, ठीक है, आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं किसी तरीके से। हम्म. ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने के बड़े सारे तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले तो चीटिंग जो होती है, मैं इमोशंस की इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज इमोशंस ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में होते हैं जहाँ पे चीटिंग ज़्यादा होती है, राइट। हम्म. अब चीटिंग किस लिए होती है ज़्यादातर? चीटिंग होती है कि भाई ये पर्सन किसी और इन्वॉल्व तो नहीं है। हम्म. ठीक है, अगर इन्वॉल्व है तो किस तरीके से आप चेक कर सकते हो? छोटे से छोटे बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, कि भाई वो जो पर्सन है अचानक ही जो है अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाना शुरू कर देगा, नई नई चीज़ें अपने लिए खरीदेगा, हम्म. जिमनेशियम जाके अपनी बॉडी को ठीक करना शुरू कर देगा, हाँ. बिकॉज ही हैज़ टू लुक गुड फॉर द अदर पर्सन। ठीक राइट. है, उसके जो डिसअपीयरेंसेस होंगी, अनएक्सप्लेन डिसअपीयरेंसेस होंगी, कई बार फ़ोन ऑफ हो जाएगा, आपका मिलेगा नहीं फ़ोन। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आदमी ना अपने फ़ोन के बारे में बड़ा प्रोटेक्टिव हो जाता है, अपने फ़ोन को छूने नहीं देता अपने पार्टनर को। ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखेगा, बाथरूम में जाएगा तो भी अपने साथ फ़ोन लेके जाएगा। ठीक है, हाँ. सोएगा तो रात को सीने से लगा के अपने फ़ोन को सोएगा, मेरा फ़ोन को कोई छेड़ भी ना पाए। ठीक है, राइट. तो फ़ोन के लिए बड़ा प्रोटेक्टिव हो जाता है। गाड़ी में जाएगा तो जितने डिस्टेंस, ऑफिस का रास्ता 10 किलोमीटर का है, ठीक है, 20 किलोमीटर गाड़ी चलनी चाहिए, 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आना, बट गाड़ी उसकी 50 किलोमीटर चली है। हाँ. ठीक है, बट वो बता नहीं रहा है कि चली कहाँ पर है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर खर्चे हो रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, बट बता नहीं रहा है कि खर्चे कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, हम्म. तो लाइफ स्टाइल एक्सपेंडिचर अचानक से बढ़ गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रीक्वेंसी इन लव मेकिंग। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी इन लव मेकिंग विद द पार्टनर ड्रास्टिकली रिड्यूसेस। हम्म। ठीक है, आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट रहेगा बट माइंड कहीं और रहेगा। राइट। ठीक है, सुध बुध रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चीज़ों से आप जज कर सकते हो whether someone is cheating you or not, right? तो और कोई सेल्फ इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लाइक बहुत छोटे लेवल पे अगर किसी को स्टार्टिंग में डाउट्स आ रहे हैं, तो कोई ऐसे तरीके होते हैं कि रादर देन किसी को प्रोफेशनल हेल्प लेना, सेल्फ इंटरोगेशन करे, सेल्फ इन्वेस्टिगेट करे, सिर्फ ऑनलाइन खंगाले, थोड़ा सा ही वापस से जितनी भी चीज़ें हैं उनको खुद रीथिंक करे, कुछ ऐसा? देखो, पता है क्या है कि लोग ना इतने इमोशंस में होते हैं कि वो ना राइट स्टेप नहीं ले पाते, राइट तरीके से सोच नहीं पाते। राइट। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है कि इसके लिए ना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होती है, और क्या चाहिए होता है, एक आउटलुक ऐसा चाहिए होता है व्हेन यू आर नॉट इनटू द सिचुएशन योरसेल्फ, देन यू कैन थिंक बेटर। ठीक है, जब आप बर्ड्स आई व्यू से देखते हो ना, ऊपर से देखते हो सिचुएशन को, तो आप ज़्यादा चीज़ें बता सकते हो। जब आप होते हो तो आप इमोशंस के हिसाब से सोचते हो। मैंने कितने लोगों को देखा है, कितने लोगों को उनकी आंखों के सामने उनका पार्टनर चीट कर रहा होता है, फिर भी वो आंखों को बिलीव नहीं करना चाहते मेरा पार्टनर चीट कर रहा है। राइट। ठीक है, उनको लगता है कहीं कहीं से भी सिचुएशन चेंज हो जाए, बस ये इन्फॉर्मेशन गलत निकल जाए, बस मेरा पार्टनर चीट ना करता हुआ मिले। डिनाइल में जीते हैं। हाँ, वो कहेंगे कि नहीं मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा, वो एकदम मान जाएंगे हाँ तू चीट नहीं कर रहा, क्योंकि यही मेरे दिल को सोलस देता है। राइट, ये तो है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि किसी ना थर्ड पर्सन को ही इन्वॉल्व करके जिसको आप रिलाई कर सकते हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। बाकी जो है आप छोटी छोटी चीज़ें तो खुद भी कर सकते हो। ठीक है, कि कोई रिकॉर्डर ले लिया, उसको उससे चेक कर लिया। ठीक है, सामने वाले पर्सन से उसको बोला कि भाई तू अपने मोबाइल की कॉल लिस्ट में दिखा दे अगर तू चीट नहीं कर रहा है, व्हाट डू यू हैव टू हाइड फ्रॉम मी। अपनी व्हाट्सएप की चैट दिखा दे इफ़ यू आर नॉट चीटिंग। ठीक है, व्हाई डू यू हैव टू कीप योर फोन लॉक्ड इफ़ यू आर नॉट चीटिंग। ठीक है, तो और अदरवाइज तो जो मैंने आपको सिग्नल्स बताए हैं, ये शॉर्ट सिग्नल्स हैं जो चीटिंग को इंडिकेट करते हैं। राइट, परफेक्ट। आई वुड लाइक टू हैव यू अगेन। आई गेस अभी बहुत सारी और स्टोरीज हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट लंबा हो चुका है। सो जब भी आपको टाइम मिले अगले साल आइएगा। श्योर। एंड लास्ट सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है डॉन टॉक्स के साथ? You have been an awesome host. You have asked me very interesting questions, and you were smiling throughout the podcast. ठीक है, you made the podcast a fun. या क्योंकि बहुत हैवी स्टोरीज थी ना, मेरे को था कि परेशान ना हो जाए लोग। तो इस सारी सिनारियो में जीना भी तो है। हाँ, ट्रू। तो इसलिए थैंक यू सो मच आने के लिए और हंसते रहने के लिए और बताने के लिए डरावनी चीज़ें। थैंक यू सो मच।